ओके यार, सो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माई एसक्यूएल। जी हाँ, हम लोग इस वीडियो में क्रैश कोर्स कवर करेंगे माई एसक्यूएल का, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा। अब यार देखो, क्रैश कोर्स से हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा ही कवर करने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही नहीं सिर्फ कवर करेंगे, हम बहुत सारी डिटेल चीज़ें भी कवर करेंगे। तो यार अब देखो, हम इस वीडियो को दो पार्ट में बनाएंगे। एक बनाएंगे माइस्क्यूएल पार्ट 1 और दूसरा बनाएंगे माइस्क्यूएल पार्ट 2। माइस्क्यूएल पार्ट 1 के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ एडवांस चीज़ें, कुछ फंक्शंस एंड मतलब कह सकते हो क्वेरी वगैरह बहुत सारी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन एडवांस चीज़ों में हम लोग जैसे रोल को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस और भी जो इंपॉर्टेंट एडवांस चीज़ें हैं वो सीखेंगे। तो अब एक वीडियो यार बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो अब इतना भी लंबा वीडियो नहीं बनाना हमें क्या करना है, आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड साइज की वीडियो देनी भाई। 1 घंटे की हो सकती है, 1.5 घंटे की हो सकती है, उससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग बहुत बड़ी वीडियो भी ना हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, माइस्क्यूएल मास्टर माइस्क्यूएल इन वन वीडियो को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक बेसिक और एक एडवांस, या एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, बस हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और यार इस वीडियो को देखो, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर किया है एक स्टैंडर्ड तरीके से। क्वेरी वगैरह जितनी भी चीज़ें लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप जा करके देख लीजिए। एंड बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। अगर आप प्यार दोगे तो ऐसे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ, ये वीडियो पे लाइक एम 2000 लाइक है। जैसे इस वीडियो पे 2000 लाइक कंप्लीट होगा, इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा भाई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है। और आप कहाँ से हो, वीडियो कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, अपना नाम भी लिखना मत भूलिएगा। चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस। इस पूरे कोर्स में हम लोग समझेंगे माइस्क्यूएल के बारे में, कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें। तो ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे कोर्स के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली डेटा को कैसे स्टोर करते हैं ये हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एक्चुअली व्हाट इज डेटा एंड माइस्क्यूएल के बारे में सारी चीज़ें दिखते हैं, देन हम आगे कुछ काम कर पाएंगे। अगर हम बात करें व्हाट इज डेटा, तो डेटा के बारे में बात करने से पहले आपको क्या है कि आपने अगर डेटा के बारे में नहीं सुना तो एग्जैक्टली ये वाला वीडियो उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेटा की बात करें तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, उसी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एग्जैक्टली वही हमारा डेटा होता है। कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसकी छोटी चीज़ एक डेटा हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का जो नेम है, कॉलेज है, ये सब डेटा है। या फॉर एग्जाम्पल आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई एक वैल्यू रखी है 5, वो भी एक डेटा है। वो भी क्या है, एक डेटा है। आपने कोई कैरेक्टर रखा, वो भी एक डेटा है, ठीक है। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लिया, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या है, डेटा है। तो डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर हो सकता है, वो डेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉय आईडी भी एक डेटा है, एम्प्लॉय का नाम एक डेटा है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब क्या है, डेटा है। तो एग्जैक्टली इसी को हम लोग डेटा बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया, कोई स्टूडेंट है, एग्जाम्पल उस स्टूडेंट का नाम डेटा हो सकता है, स्टूडेंट की आईडी डेटा हो सकती है, फोन नंबर डेटा हो सकता है। एंड जो भी इंफॉर्मेशन की जो छोटी चीज़ है वो एक डेटा का काम करती है। अगर बात करें डेटा बेस क्या होता है, तो एक्चुअली हमें ये चीज़ भी समझना होगा कि व्हाट इज एक्चुअली अ डेटाबेस। अब डेटाबेस को समझने के लिए हमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझना पड़ेगा कि डेटा जो है, डेटा को कहीं ना कहीं हम स्टोर करेंगे। एंड अगर हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन के ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि हम उस पर ऑपरेशंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाएं, तो वही हमारा डेटाबेस होता है। कहने का मतलब डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ द डेटा सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सेस्ड एंड मैनेज्ड। कहने का मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे डेटा है तो उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे भाई, उसको स्टोर करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो वो जो तरीका है, डेटाबेस हमें उस तरीके को प्रोवाइड करेगा। डेटाबेस हमें ये अलाउ करेगा कि हम कैसे अपने डेटा को हम अच्छे से स्टोर कर पाएं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जिससे कि डेटा को निकालना आसान हो, डेटा को सेव करना आसान हो, डेटा में से कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, सर्च करना है तो वो आसान हो, ये सारे ऑपरेशन आसान बन जाएं। तो डेटाबेस हमारी यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब डेटाबेस एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, एक्चुअली एक एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। तो माइस्क्यूएल जो है हमारा, वो क्या है, वो एक तरीके का डेटाबेस ही है हमारा। माइस्क्यूएल की बात यहाँ कर ही रहे हैं तो हम लोग ऑब्वियसली बात माइस्क्यूएल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। माइस्क्यूएल इज एक्चुअली ओपन सोर्स RDBMS बाय ओरेकल। तो RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब इस डेटाबेस में जितना भी काम होगा वो टेबल्स फॉर्मेट में होगा, और टेबल्स के बीच में रिलेशंस होंगे, एक टेबल दूसरे टेबल से लिंक्ड हो सकती है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, एंड टेबल्स कैन हैव रिलेशंस अमंग्स देम। कई सारे टेबल्स होते हैं, उसमें रिलेशंस हो सकते हैं फॉरेन की हेल्प से, एंड तमाम तरह की चीज़ें कर सकते हैं। बट RDBMS का मतलब है कि हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो एग्जैक्टली टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। अब अगर हम MySQL ही यूज़ करेंगे, RDBMS बहुत सारे हमारे पास, ओरेकल है,
पोस्टग्रेस है, MariaDB है, इवन MySQL भी एक तरह का RDBMS है। तो जितने भी RDBMS होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो सारे टेबल्स के फॉर्मेट में ही ऑपरेट करते हैं। लेकिन MySQL यूज़ करने का फायदा है, अच्छा हम डेटा को हम फाइल सिस्टम में भी स्टोर कर सकते हैं, बट MySQL की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले सपोर्ट क्वेरी लैंग्वेज। जितने भी RDBMS हैं मोस्टली सारे RDBMS क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं SQL। इसका मतलब हम जैसे फाइल सिस्टम यूज़ करते थे ना हम लोग, तो डेटा को फाइल में लिख दिया, फाइल में डेटा लिख दिया, लिखने के लिए दिक्कत है, सबसे पहले चीज़ राइट किया आपने। उसके बाद अगर आपको निकालना है कोई पर्टिकुलर डेटा, सर्च करना है, बहुत प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि वो फाइल सिस्टम में डेटा स्टोर है। यहाँ पे आपके पास एक क्वेरी लैंग्वेज है प्रॉपर, उस क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से आप सारा काम कर सकते हो, इवन लॉजिक्स वगैरह भी लिख सकते हो। तो कितनी बढ़िया चीज़ है। तो MySQL सपोर्ट करेगा क्वेरी लैंग्वेज, इवन मोस्टली RDBMS सारे सपोर्ट करते हैं क्वेरी लैंग्वेज, तो कोई दिक्कत नहीं वाली। यहाँ पे लैंग्वेज है जिसको हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भैया क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आंगड़ू बांगड़ू करेंगे तो फिर कहाँ काम हो पाएगा, समझ गया। नेक्स्ट बात करें, यूज़र मैनेजमेंट भी इसमें बहुत अच्छा हो जाता है। हम लोग नए यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, उनका पासवर्ड दे सकते हैं, उसको कितनी परमिशंस वगैरह देनी है, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सारा यूज़र मैनेजमेंट भी हमें ये प्रोवाइड करेगा। फ्री एंड ओपन सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं भी पैसा देने की जरूरत नहीं। ओरेकल वगैरह आप यूज़ करते हो, अगर आप कमर्शियली यूज़ करते हो तो ओरेकल में पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो MySQL है वो फ्री एंड ओपन सोर्स है, इसमें बहुत अच्छे से ट्रांजेक्शन मैनेज हो सकता है। इवन बहुत अच्छे की बात तो नहीं कर सकते, बट हाँ मैनेज हो जाएगा ट्रांजेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। रोल बैक के फीचर्स हैं इसमें, कमिट के फीचर्स हैं, सेव पॉइंट के फीचर्स हैं, अलग अलग तरीके के फीचर्स हैं। तो एंड स्पीड, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इस डेटाबेस का, तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं MySQL। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्यों हम लोग MySQL यूज़ करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द MySQL। यार MySQL पे कोई भी क्वेरी लिखने से पहले, डेटाबेस को बनाने से पहले हम लोग को आर्किटेक्चर समझना ज़रूरी है, इसलिए कि भैया MySQL काम कैसे करता है। यार कोई भी चीज़ करते हो तो आपको ये समझना पड़ता है ना काम कैसे करता है वो चीज़। जब हम उस चीज़ को समझते हैं अच्छे से तभी हम लोग उस पर कोडिंग वगैरह कर पाते हैं, या उस चीज़ को कहने का मतलब, यार देखो आपको गन चलाने से पहले, किसी को शूट करने से पहले आपको उसकी गन के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। अदरवाइज कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ छोड़ देते हो, ऑन तो कर देते हो बट ऑफ करना आता ही नहीं है। अब क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपने पहली बार कंप्यूटर अगर देखा हो, कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसे गलती से हो जाती हैं। जैसे एक बार मेरे से क्या होता, मैं अपने स्कूल में था, और स्कूल में था तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग गए थे कंप्यूटर लैब में, और मेरी थोड़ी आदत थी हमेशा से एक्सपेरिमेंट करने की। तो वहाँ पे क्या हुआ यार कि हम गलती से पता नहीं कैसे कौन सी कीबोर्ड में बटन दब गए कि जो हमारी स्क्रीन है वो 90 डिग्री पे रोटेट हो गई। अब दिक्कत आ गई, अब क्योंकि वो गलती से हो गया तो समझ नहीं आया कि उसको कैसे सीधा करें, तो हमें काफ़ी डांट भी पड़ी, लेकिन सर ने बाद में सीधा किया। तो कहने का मतलब अगर आपको आर्किटेक्चर समझ में आता है तो आप और अच्छे से काम कर पाओगे। तो इसीलिए लेट्स टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर। MySQL आर्किटेक्चर एक्चुअली किस आर्किटेक्चर पर ये काम करता है, तो MySQL एक्चुअली काम करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। एग्जैक्टली वही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने वेब एप्लीकेशंस में, जो हम लोगों ने MVC में किया था। वहाँ पे एक क्लाइंट होता है गूगल क्रोम, देन वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के, बट वो HTTP में था, वहाँ पे हम लोग वेब सर्वर की बात करते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये भी उसी तरह काम करेगी। इस एप्लीकेशन यहाँ पे भी आपके पास दो चीज़ें मिलेंगी, क्लाइंट एंड सर्वर। तो जब अपना MySQL इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपको यहाँ पे एक क्लाइंट मिल जाएगा जो कि कमांड लाइन क्लाइंट होगा। कौन सा क्लाइंट होगा, जो कि कमांड लाइन क्लाइंट होगा, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये होगा भाई एग्जैक्टली हमारा कमांड लाइन क्लाइंट। तो ये जब आपने MySQL सर्वर इंस्टॉल किया होगा तो आपको एक बाय डिफॉल्ट कमांड लाइन क्लाइंट आपको मिल जाएगा और एक सर्वर मिल जाएगा। सर्वर पे ही एग्जैक्टली काम होगा, सारा का सारा काम यही होगा। ऑल द वर्क, सारा फिजिकल वर्क या फिजिकल डेटा स्टोरेज जो भी होगा, डेटा स्टोरेज, वो हमारा पूरा सर्वर पे ही होगा, सब कुछ सर्वर पे होगा, ठीक है। यहीं पे टेबल्स वगैरह बनेंगी, यहीं पे डेटाबेस वगैरह बनेंगे, सब कुछ हमारा ऑल टोटल कहाँ पे होने वाला है, सब कुछ हमारे सर्वर पे ही होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेकिन आप क्या करोगे, सपोज आप कहीं भी हो, लेट सपोज आप यहाँ पे हो, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग ये हैं। सो हम लोग डायरेक्टली सर्वर को नहीं एक्सेस कर सकते, हम लोग को एक्सेस करना है अगर सर्वर को, सो वी हैव टू टॉक टू दिस क्लाइंट, हमें इस क्लाइंट से बात करना पड़ेगा। देन ये क्लाइंट क्या करेगा, आगे का पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा। सपोज क्लाइंट से मैंने बोला यहाँ पे कि यार कुछ कर दो, क्लाइंट में मैंने यहाँ पे कुछ कमांड दिया, कुछ कर दो, तो ये क्या करेगा, उस क्वेरी को लेके जाएगा सर्वर पे, क्योंकि सारा का सारा पूरा प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही, पूरी प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सर्वर पे रिक्वेस्ट चली जाएगी उस क्वेरी के साथ।
एंड पूरा पूरा सर्वर पे सारा यहाँ पे क्वेरी इंजन बैठा होगा। ये एक बंदा क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को लेगा और क्वेरी को चलाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, इसीलिए इसका नाम है क्वेरी इंजन। वैसे होते तो और भी कंपोनेंट्स है, बट ओवरव्यू समझने के लिए मैंने यहाँ बता दिया कि सर्वर जो MySQL सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, उसके अंदर यहाँ पे हमारा क्वेरी इंजन होगा। क्वेरी इंजन आपकी क्वेरी को लेगा और एग्जीक्यूट करेगा। इंजन का जो भी काम है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निभाएगा भाई, वो सारे के सारे काम यहाँ पे अपने निभाएगा अच्छे से। एंड देन पूरी प्रोसेसिंग करने के बाद अगर क्वेरी कह रही होगी भाई, यूजर ने कहा होगा एक टेबल बनाओ, क्रिएट टेबल की क्वेरी होगी, तो क्वेरी यहाँ गई होगी, तो क्वेरी इंजन ने उसको एग्जीक्यूट करके टेबल को क्रिएट किया होगा। दैट मीन्स जो क्वेरी कह रही होगी वो काम हुआ होगा। देन सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेज देगा और रिस्पॉन्स हमें क्लाइंट पे दिखेगा और तब हम लोग क्लाइंट से ही पढ़ेंगे। अब बहुत लोगों को लगता है यार हम यहाँ पे टाइप कर रहे होते हैं कमांड लाइन क्लाइंट, और लोगों को लगता है कि सारा का सारा यहीं पे हो रहा है ब्लैक स्क्रीन पे। एग्जैक्टली नहीं, सर्वर पे सब चीज हो रहा होगा, लेकिन आप उसे एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते। सो देयर मस्ट बी अ मीडियम टू एक्सेस दैट सर्वर, और वो मीडियम है हमारा कमांड लाइन क्लाइंट। समझ में आ रहा होगा आपको आई थिंक। तो हम कमांड लाइन क्लाइंट के थ्रू ये चीज़ कर पाते हैं। बाद में जब यहाँ सारा कमांड्स वगैरह दे सकते हो, अब क्या होता है बहुत बार कि हमारे एप्लीकेशंस बहुत बड़े होते हैं, तो मल्टीपल टेबल्स हुई। मल्टीपल टेबल्स का मतलब कि यार सपोज हमारे पूरे प्रोजेक्ट में 500 टेबल हैं। अब 500 टेबल को मैनेज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कमांड। तो उसके लिए हमारे पास GUI क्लाइंट्स भी हैं, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्लाइंट्स है। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, क्लाइंट्स है। सो ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्लाइंट्स हैं। एंड क्लाइंट्स में जैसे हम लोग यूज करते हैं वर्कबेंच, या आपने PHP माई एडमिन यूज़ किया होगा, या आपने कभी नाम सुना हो SQL योग, ठीक है, या आपने कभी नाम सुना हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं यार ऐसे, SQL क्वेरी ब्राउजर हैं, तमाम तरह के एक्सेट्रा लिखना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये भी क्या करेंगे, ये भी अपना मौका देख करके, जैसे आप अपने सर्वर की इन्फॉर्मेशन, आपके सर्वर की इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है यार, आपके सर्वर का पोर्ट नंबर हो गया, यूज़र नेम हो गया, ठीक है, पासवर्ड हो गया, एंड ये जो सर्वर है किस पोर्ट पे चल रहा है उसका IP एड्रेस हो गया, या होस्ट बोलते हैं। ये चार इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप किसी भी क्लाइंट को देते हो, सपोज ये चार इन्फॉर्मेशन आपने उठा के वर्कबेंच दे दिया, तो वर्कबेंच क्या करेगा, आपके सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर एक बार आपके सर्वर से कनेक्ट हो गया तो ये भी क्या कर पाएगा, ये भी रिक्वेस्ट को यहाँ भेज पाएगा। क्वेरी इंजन वही क्वेरी को कॉल कर लेगा जो वर्कबेंच दे रहा है, और यहाँ पे इसको रेस्पॉन्स भी मिलता रहेगा। किसको, इसको रेस्पॉन्स भी मिलता रहेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। बट डिफरेंस ये है कमांड एंड क्लाइंट और वर्कबेंच में कि ये जो है वो आपका GUI क्लाइंट है। ये क्या है, ये सारे GUI क्लाइंट है। यहाँ पे ग्राफिक्स दिखेंगे, टेबल एक्चुअली टेबल के फॉर्मेट में दिखेंगे, जिसमें कॉलम्स वॉलम्स दिखेंगे, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, बटन्स दिखेंगी, बटन पे क्लिक करके काम कर सकते हो, फील्ड्स दिखेंगे, वहाँ फॉर्म भर सकते हो। तो ये बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, बट ये कमांड लाइन है। यहाँ पे जो भी आप काम करोगे पूरा कमांड टाइप करोगे। वी हैव टू टाइप द कमांड। और एक चीज़ और डिफरेंस है कि ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा, कमांड लाइन क्लाइंट बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा, जबकि ये वी हैव टू मैनुअली इंस्टॉल दिस। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सो ये है आर्किटेक्चर MySQL का। कमांड लाइन क्लाइंट जो है वो हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, एंड उसी पे हम यूज़ करेंगे, कमांड्स वगैरह टाइप करेंगे। तो कमांड लाइन क्लाइंट क्या करेगा, अपने सर्वर पे MySQL सर्वर, दिस इज एक्चुअली DB सर्वर, MySQL सर्वर बोलेंगे, MySQL सर्वर। तो ये MySQL सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता जाएगा, और पूरी फिजिकल जितनी भी चीज़ें, फिजिकल डेटा वोटा जो भी है, क्वेरी इंजन जितने भी कंपोनेंट है वो मोस्टली सर्वर पे ही रखे हैं। एंड कमांड लाइन के थ्रू हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सिर्फ अपने MySQL डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं और डेटा को वहाँ पे यूज़ कर रख पा रहे हैं, एंड अलग अलग तरीके के डेटाबेस सर्वर पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं। एंड स्टार्टिंग में हम लोग कमांड लाइन क्लाइंट यूज़ करेंगे, देन हम आगे बढ़ के क्या करेंगे, जाएंगे एंड GUI क्लाइंट भी यूज़ करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारा डेटा एक्चुअली कैसे स्टोर होता है, हाउ और डेटा स्टोर्ड इनसाइड और डेटाबेस सर्वर। तो एग्जैक्टली मैं आपको सिखाता हूँ। हमारे डेटाबेस सर्वर में यहाँ पे डेटा का एक फॉर्मेट है स्टोर होने का। ऐसा नहीं कि टेबल्स डायरेक्टली स्टोर होने लगेंगी, सो लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये हमारा वो एरिया है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। तो डेटा डायरेक्टली नहीं कि आपके डेटाबेस सर्वर में डायरेक्टली डेटा को स्टोर होने, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली होगा क्या, आपका जो सर्वर है MySQL DB सर्वर है, उसके अंदर छोटे छोटे डेटाबेसेस होंगे। छोटे छोटे डेटाबेसेस आप बना सकते हो, बहुत सारे होते भी हैं और आप बना भी सकते हैं। इन डेटाबेस का आप नाम दे सकते हो, जैसे अगर आप ई-कॉमर्स का कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपने यहाँ पे ई-कॉम नाम दे दिया, ठीक है। या आप कोई ब्लॉग एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपने इन डेटाबेसेस का नाम ब्लॉग दे दिया। या आप सपोज सोशल नेटवर्किंग साइट बना रहे हो तो हमने यहाँ सोशल दे दिया,
पार्सल, ठीक है। तो आपने 3 डेटाबेस क्रिएट कर दिए, तो आप अपने डीबी सर्वर के अंदर 3 डेटाबेस क्रिएट कर दिए और हर एक डेटाबेस के अंदर अब आप टेबल्स बना सकते हो। यहाँ पे टेबल, इंडेक्सेस, फंक्शंस, प्रोसीजर सब बना सकते हो। तो ये छोटी छोटी टेबल्स अब आप इसके अंदर बना सकते हो। दीज आर एक्चुअली योर टेबल्स, ठीक है। मल्टीपल टेबल्स बना सकते हो। तो ये एक्चुअली हमारी टेबल्स हैं, ठीक है। एंड इसमें भी व्लॉग में भी आप ब्लॉग प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी टेबल बनाना चाहो बना सकते हो, एंड सोशल से रिलेटेड जितनी भी टेबल इसके अंदर बनाना चाहो बना सकते हो, कितनी भी टेबल्स बना सकते हो, ठीक है। सब चीज़ बना सकते हो, इंडेक्सेस, कंस्ट्रेंट, सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप दूसरे डेटाबेस के भी क्रिएट कर सकते हो, नए डेटाबेस। तो आपको पूरी पिक्चर यही समझनी है कि आपके पास डेटाबेस सर्वर है, डेटाबेस सर्वर के अंदर सारे डेटाबेसेस हैं और डेटाबेसेस के अंदर टेबल्स हैं। ये आपको समझ दिमाग में रखना है। सो ओके, ऑलराइट गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं MySQL पे कोडिंग। अब यार देखो, MySQL को स्टार्ट करना बहुत आसान है। आपने इंस्टॉलेशन वाले इन्वायरमेंट सेटअप में या सिस्टम सेटअप में आपने समझ लिया होगा कैसे MySQL को इंस्टॉल करते हैं। नहीं, अगर आपने देखा कैसे इंस्टॉल करते हैं तो आप जा करके एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं MySQL की कोडिंग के साथ एंड बनाते हैं अपना डेटाबेस वगैरह, ठीक है। सो हम क्या करेंगे यार, देखो, जब आपने MySQL इंस्टॉल किया होगा तो आपको MySQL क्लाइंट मिल गया होगा और सर्वर तो मिला ही होगा, ठीक है। सर्वर पे ही सारा डेटा स्टोर होगा। तो अगर हम यहाँ पे विंडोज़ की पे प्रेस करें तो यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है MySQL। जैसे आप MySQL लिखोगे तो आपको यहाँ पे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट दिखेगा। हो सकता है वर्जन अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ पे MySQL 8.0 दिख रहा है, आप में हो सकता है 5.7 या कोई नया वर्जन हो जब आप वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक कमांड लाइन क्लाइंट दिख जाएगा, ठीक है। अब ये पासवर्ड पूछ रहा है तो आप वही पासवर्ड डालोगे जो आपने पासवर्ड डाल रखा था। जैसे आपने यहाँ डाल दिया अपना पासवर्ड तो ये अपने आप से लॉगिन कर देगा। और लॉगिन करोगे, जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है वेलकम टू द MySQL मॉनिटर कमांड एंड्स विद सेमीकोलन। तो जितने भी कमांड होंगे सेमीकोलन से एंड होंगे या फिर आप /G से एंड कर सकते हो। योर MySQL कनेक्शन ID इज 8, सर्वर वर्जन इज 8.0, आपका वर्जन भी दिखा रहा है। मैं यूज़ कर रहा हूँ कम्युनिटी सर्वर GPL, कॉपीराइट वगैरह सारी चीज़ दिखा रहा है। Oracle इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर द Oracle कॉर्पोरेशन एंड इट्स एफिलिएट्स। तो बेसिकली Oracle सब करता धरता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। एंड हेल्प वगैरह देख सकते हो, आप /h टाइप कर सकते हो हेल्प के लिए। तो यहाँ पे आपको सारे कमांड्स वगैरह दिख जाएंगे। लिस्ट ऑफ ऑल द MySQL कमांड्स, सब चीज़ देख सकते हो। क्लियर करने के लिए आप /c यूज़ कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए R, डेलीमीटर के लिए D एंड प्रिंट वगैरह के लिए ये सब चीज़ देख सकते हो। स्टेटस के लिए /s देख सकते हो। गेट स्टेटस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर एंड इतनी सारी चीज़ देख सकते हो। बस एक हम लोग ट्राई करके देखते हैं, /s देख सकते हैं। सो आपको अपने MySQL के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कनेक्शन ID, डेटाबेस, यूज़र रूट है, किस IP पे चल रहा है हमारा, लोकल होस्ट हमारे अपने ही कंप्यूटर पे चल रहा है। SSL में साइफर इन यूज़ सब चीज़ दिखा रहा है। यूज़ डेलीमीटर सब चीज़ बढ़िया दिखा रहा है, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। सर्वर का वर्जन 8.0 है, प्रोटोकॉल 10 है, सब चीज़ दिखा रहा है सारी चीज़ें। पोर्ट नंबर कहाँ है, 3307 है। बाय डिफॉल्ट आपने जब इंस्टॉल किया होगा तो 3306 होगा, बट यहाँ पे हमने पोर्ट चेंज कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ दिखा रहा है। बाकी आपको कभी भी ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हो, क्या टाइप किया था मैंने, /h, ये यूज़ करके आप हेल्प ला सकते हो। ये सारे कमांड्स यूज़ कर सकते हो। जैसे क्लियर करने के लिए उन्हें बता रखा है कि हम टाइप करेंगे /c टू क्लियर, बट क्लियर तो हुआ नहीं यार क्या है भाई, क्लियर /c क्लियर द करंट इनपुट स्टेटमेंट। अच्छा, इनपुट स्टेटमेंट के लिए, सो कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ से आप ऐसा काम कर सकते हो। अब हम एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर आपको, ये तो MySQL का कमांड लाइन क्लाइंट ही है, बट अगर आप अपने टर्मिनल से यूज़ करना चाहते हो तो अपना कमांड प्रोड ओपन कर लीजिए। कमांड प्रोड ओपन करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। हम ऑलरेडी विंडोज़ का टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट वाला। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ओपन इन टर्मिनल। तो सिंपली जैसे आप ओपन टर्मिनल करोगे तो आपका यहाँ पे विंडोज़ का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली पावर सेल ओपन हो जाएगा एंड हम क्लियर कर लेंगे। ये पावर सेल है, तो यहाँ पे भी हम लॉगिन कर सकते हैं। हम लिखेंगे MySQL -u का मतलब यूज़र बताएंगे कौन सा यूज़र, तो हम कहेंगे रूट एंड -p फॉर पासवर्ड। एंटर करेंगे तो ये आपका पासवर्ड पूछेगा एंड हम अपना पासवर्ड डाल देंगे। तो आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो भी एक क्लाइंट बन जाएगा। किसका, MySQL का क्लाइंट बन जाएगा, ठीक है। सो आप देखोगे इसने ट्राई किया कनेक्ट करने के लिए 3306 पे। बाय डिफॉल्ट इस क्लाइंट ने ट्राई किया था हमारे सर्वर से कनेक्ट होने के लिए 3306 पे, बट क्योंकि हमारा सर्वर चल रहा है 3307 पे तो इसीलिए कनेक्ट नहीं हो पाया। तो हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं अपना पोर्ट भी। कैसे पोर्ट पास करेंगे देखना, हम फिर से लिखेंगे MySQL -u एंड देन हम देंगे यहाँ पे डैश पोर्ट, आई थिंक दे सकते हैं, लेट्स सी, पोर्ट 3307 एंड लास्ट में -p एंटर करेंगे एंड फिर हम अपना पासवर्ड डालेंगे। सो आप देख सकते हो हमारा
यहाँ पे जो कमांड प्रॉम्प्ट है या टर्मिनल है, पावर शेल है, वो भी कनेक्ट हो गया किससे, हमारे सर्वर से। अब इसका मतलब समझ लिए, हम MySQL चलाना चाहते हैं, ठीक है, डैश यू रूट, ये बेसिकली यूज़र नेम है, डैश यू जो है, -u जो है वो एक फ्लैग है, यूज़र को हम लोग देने के लिए ये फ्लैग यूज़ करते हैं। जब आपको यूज़र देना है तो हम डैश यूज़ करते हैं, एंड डैश डैश पोर्ट यूज़ करते हैं फॉर पोर्ट, जब हमें पोर्ट देना होता है तो डैश डैश पोर्ट यूज़ करते हैं, एंड डैश पी सिंगल जो -p है, दिस इज एक्चुअली फॉर पोर्ट, फॉर पासवर्ड नॉट पोर्ट। पोर्ट के लिए तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके, तो कभी भी आपको पोर्ट यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, इवन होस्ट भी पास कर सकते हो डैश डैश होस्ट से, ठीक है। तो ये सारे फ्लैग्स हैं, ये कमांड्स मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं। अब हमारा यहाँ पे MySQL अप एंड रनिंग है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखना है, मैंने बताया था ना कि हमारे डेटाबेस सर्वर में बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, उन सारे डेटाबेसेस को देखने के लिए हम यूज़ करेंगे बेसिस, ठीक है। सो इतने सारे डेटाबेसेस हैं हमारे पास, हमारे अपने डेटाबेस सर्वर में, क्योंकि हमने बहुत सारे ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो देख लो भाई, इतने सारे डेटाबेस हैं हमारे सर्वर पे हैं, ठीक है। डेटाबेस सर्वर की बात कर रहा हूँ, MySQL सर्वर पे। एंड अगर हमें नया बनाना है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्रिएट कमांड। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, लेट्स यूज क्रिएट, हम लिखेंगे क्रिएट एंड एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हल्का सा ऊपर करते हैं यार, आप लोग को दिख नहीं रहा प्रॉपर। सो इतने पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप दिखेगा, तो हम लिखेंगे, अगर हमें डेटाबेस बनाना है तो हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस एंड अपने डेटाबेस का नाम। तो ये एक्चुअली हमारा डेटाबेस नेम होगा, आप इसको डायनेमिक दोगे, ठीक है। तो हम लोग डायनेमिक दे देते हैं, ठीक है। ये पूरी जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये शीट आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे डेटाबेस, सपोज हमें लिखना है डेटाबेस स्प्रिंग बूट कोर्स या बूट कोर्स, तो अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल बूट कोर्स, एंड सेमीकोलन से एंड करना है। ये डेलीमीटर है, तो जितने भी आप SQL स्टेटमेंट्स लिखोगे यहाँ सेमीकोलन से एंड करोगे। तो ये जो क्रिएट है, एग्जैक्टली ये कमांड है, क्रिएट ही रखना है आपको, डेटाबेस को डेटाबेस ही रखना है, और ये आपके डेटाबेस का नाम है, ये आप अपने मन से सोच के लिखोगे, ठीक है। एंटर कर देंगे तो आपका एक डेटाबेस बन चुका होगा। अगर हम यहाँ पे डेटाबेसेस फिर से करें, डेटाबेसेस, तो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिखेगा बूट कोर्स, यहाँ पे देख सकते हो बूट कोर्स, स्प्रिंग बूट का कोर्स हम लोग कर रहे हैं ना, तो बूट कोर्स दिखेगा। अब हम लोग अगर उड़ाना चाहें तो उड़ा भी सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हो ड्रॉप डेटाबेस एंड बेस में आप बूट कोर्स यूज़ कर सकते हो। एंटर करोगे तो आपका डेटाबेस जा चुका होगा, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे डेटाबेसेस में जा करके, एंड लेट्स सी आपका यहाँ पे बूट कोर्स नहीं दिखेगा। सो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस, यार हमें बनाना है, बस आपको सिखाना था। एंड एक चीज़ और मैं बता दूँ भाई, जब आपने ड्रॉप किया था ना, ठीक है, ये ड्रॉप किया था, तो ये ड्रॉप आपका कमांड है, मतलब ये लिखना ही लिखना है, ये कीवर्ड है, डेटाबेस भी कीवर्ड है, एंड ये आपके डेटाबेस का नाम है जो आप ड्रॉप करना चाहते हो, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट वाला कमांड फिर से चलाते हैं, एंड क्रिएट कहाँ गया, ये रहा, एंटर कर देते हैं। तो हमारा फिर से डेटाबेसेस वाला कमांड जब चलाएंगे तो हमें यहाँ पे डेटाबेस दिखेगा बूट कोर्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। ओके, सो इस तरह से हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, डेटाबेस को ड्रॉप करेंगे एंड डेटाबेस को शो करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, सपोज आपको किसी डेटाबेस के अंदर जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यार हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस है सर्वर पे, आप देख सकते हो। अब इस हर एक डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे कुछ ना कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चलें LICS के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, तो हम लिखेंगे यूज़ करेंगे हम LIC_S सेमीकोलन, एंटर कर देंगे तो हमारा डेटाबेस चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अभी हम करंट किस पे पहुंच गए, LICS इस डेटाबेस के अंदर पहुंच गए। अब इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम लिखेंगे टेबल की हेल्प से हम लोग, इतनी सारी टेबल्स हैं भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे, अबाउट, एजेंट्स, अवार्ड्स, ठीक है, डोमेन्स, एंड इतनी सारी टेबल्स हमारे, वीडियोस, यूजर्स, इतने सारे डेटाबेस टेबल्स हैं हमारे पास। तो अगर हमें किसी डेटाबेस पे स्विच करना है तो एग्जैक्टली हम यूज़ डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं, कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लिखा हमें चलना अपने बूट कोर्स के अंदर, तो हम लिखेंगे यूज़ एंड बूट कोर्स, एंटर करेंगे सेमीकोलन लगा करके, एंड आप देखोगे यहाँ पे आपका डेटाबेस चेंज हो जाएगा। अब जो टेबल्स हम बनाएंगे वो हमारे बूट कोर्स के अंदर बनेंगी। अगर हम देखें टेबल्स, तो अभी हमारे बूट कोर्स के अंदर कोई भी टेबल नहीं है, तो आप देख सकते हो एम्प्टी सेट। दैट मीन्स अगर हमें डेटाबेस चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ एंड देन अपने डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं। तो हमने 4 चीज़ें पढ़ी, कैसे हम लोग डेटाबेस को देखेंगे, सारे डेटाबेस को डेटाबेसेस की हेल्प से, देन डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नाम, एंड कैसे हम डेटाबेस को ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम, एंड देन हम कैसे यूज़ करेंगे किसी भी डेटाबेस के अंदर कैसे जाएंगे। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग क्या करते हैं, टेबल के बारे में सारे ऑपरेशन करना सीखते हैं, टेबल को क्रिएट करना सीखते हैं, ड्रॉप करना सीखते हैं, ऑल्टर करना सीखते हैं, मॉडिफाई करना, रीनेम करना, सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट नहीं किया तो आप डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए, साथ ही साथ में डेटाबेस को यूज़ कर लीजिए एंड अपने डेटाबेस के अंदर चले जाइए।
अब डेटाबेस को क्रिएट करने का डेटाबेस को तो क्रिएट करने का कमांड मैं आपको बता ही चुका हूँ। टेबल क्रिएट करने का कमांड जो है वो थोड़ा सा, क्वेरी जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। टेबल क्रिएट करने की क्वेरी यार बहुत सिंपल है, समझिएगा। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और मैं एक ओपन कर लेता हूँ यार VS कोड, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ टेबल को मैनेज भी करता रहता हूँ। जितने भी कमांड्स लिखूंगा वो सब चीज़ मैनेज भी करता रहूँगा। तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं एंड आई थिंक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोड में चलते हैं। लेट्स हम लोग सेव कहाँ पे कर रहे थे सारी चीज़ें, लेट्स गो टू द कोड जहाँ पे सेव कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम लोग बना लेंगे एक फोल्डर MySQL DB, ठीक है। एंड इसको हम लोग ओपन कर लेंगे अपने 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 ओके। सो एग्जैक्टली हम लोग इसको ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड, ओपन विद कोड, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन हम जो टेबल बनाएंगे एग्जैक्टली हम ओके, सो हम लोग MySQL DB को ओपन करते हैं यार इसके अंदर जा करके। देन हम इसको ओपन करते हैं VS कोड से, ठीक है। एंड बाकी का पहले का जो VS कोड चल रहा है उसको हम लोग बंद कर देते हैं एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे notes.sql फाइल, ठीक है। तो SQL फाइल हम लिखेंगे यहाँ पे, SQL लिखेंगे। बाकी अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इन फाइल को हम लोग अलग अलग डिवाइड भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग टेबल के बारे में सारे ऑप्शन कर रहे हैं। तो हम पहले 3 कमांड लिख देते हैं यार, फटाफट 3 कमांड्स आपको लिख के फिर मिलता हूँ। एक तो हमने यूज़ किया था सो डेटाबेसेस, सारे डेटाबेस के लिए। एंड हमने लिखा था फिर क्रिएट डेटाबेस, देन अपने डेटाबेस का नाम DB नेम, ठीक है। जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ वो एग्जैक्टली डायनेमिक चीज़ें हैं, ठीक है। एंड देन ड्रॉप डेटाबेस और फिर DB नेम। और डेटाबेस को स्विच करने के लिए हमारे पास था यूज एंड देन DB नेम, ठीक है। सो ये हमने कमांड्स पहले सीख लिए थे, इनके ऊपर आप कमेंट डाउन भी कर लीजिए कैसे कैसे चीज़ें करना। अब हम लोग टेबल्स के बारे में समझते हैं कैसे हमें करना है। यार देखो, टेबल सीखना बहुत ईजी है। सबसे पहले जो कमांड हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ अ क्रिएट टेबल। हम क्रिएट टेबल कमांड के बारे में समझते हैं कि टेबल को एक्चुअली क्रिएट कैसे करेंगे। टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको जो कमांड लिखना है वो लिखना है क्रिएट टेबल। अब जो MySQL होता है एग्जैक्टली वो केस इनसेंसिटिव होता है, चाहे आप कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। तो इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का जो कैपिटल स्मॉल की चीज़ें उसको डाल के मैं आपको और भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए हम सारी चीज़ें स्मॉल में लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल एंड देन टेबल का नाम। तो यहाँ पे जो होगा वो टेबल नेम होगा, ठीक है। ये डायनेमिक होगा, जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे वो सारी चीज़ें डायनेमिक होंगी। एंड देन हमें यहाँ पे बताने हैं सारे कॉलम्स की, उसके अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे। जैसे हमारे पास कॉलम 1 है, देन कॉलम 1 का टाइप होगा, तो कॉलम 1 एग्जैक्टली ये डायनेमिक होगा। तो हम इसको ऐसा कर ले, मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ आप समझ जाओगे। कॉलम 1 का टाइप है, देन इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो इसकी साइज, कॉलम की साइज। एंड आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी है तो आप यहाँ बता सकते हो एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें नॉट नल रखना है या प्राइमरी की रखना है तो एक्स्ट्रा चीज़ आप यहाँ बता सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सिंटेक्स हमारा होने वाला है कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते, टेबल को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। अब हम लोग एक टेबल क्रिएट करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह आप जितने मर्जी उतने यहाँ पे कमांड्स देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उतने आप कॉलम्स दे सकते हो। मैंने यहाँ पे इसीलिए डॉट कर दिया। सो लेट्स कम टू द पावरशेल जहाँ हमारा MySQL चल रहा है। एक टेबल बनाते हैं, हम लोग क्रिएट टेबल का नाम देते हैं। सपोज हमारा टेबल है स्टूडेंट्स, बना देंगे। एंड देन हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर हमें कॉलम्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट की आईडी लेंगे जो कि इंटीजर होगी, और यहाँ पे आप साइज़ दे सकते हो कि कितनी साइज़ हो सकती है। तो मैक्सिमम इंटीजर की साइज़ 11 होती है इसमें, बट हम अभी 9 देना चाह रहे हैं। अगर आप इसको प्राइमरी की बनाना चाह रहे हो तो प्राइमरी की बना सकते हो। प्राइमरी का मतलब होता है कि हर एक रो में हर एक स्टूडेंट की आईडी अलग होनी चाहिए, सेम होगी तो एरर आ जाएगा। तो अगर आपको प्राइमरी की बनानी है तो आप प्राइमरी की ऐसे बना सकते हो, प्राइमरी की, ठीक है। कॉमा लगा देंगे। एंड आपको नेम लिखना है तो कॉमा लगाने के बाद अब दूसरा कॉलम आपको चाहिए, तो हम लिखेंगे नेम। एंड इसको हमें स्ट्रिंग टाइप का बनाना है, तो हम कहेंगे स्ट्रिंग टाइप को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली MySQL में var char। तो हम यहाँ लिखेंगे var char एंड इसके अंदर फिर से साइज़ देंगे। अब हम सपोज दे देंगे 100 इसकी साइज़ है। अगर हम चाहते हैं कि ये नल ना हो तो हम यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे नॉट नल। इसी तरह अगर मुझे एड्रेस लेना है या सिटी लेना है कि सिटी में रह रहा है तो हम एग्जैक्टली यहाँ फिर से var char यूज़ कर लेंगे। एंड देन हम फिर से साइज़ दे देंगे कि ये जो है भैया ये 500 साइज़ हो सकता है। नॉट नल रखना है तो नॉट नल रख देंगे। डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू रखनी है तो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेंगे। अलग अलग तरीके से हम लोग कंस्ट्रेंट यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देखोगे आपकी टेबल बन जाएगी। अब हम टेबल को देख सकते हैं। टेबल को देखने के लिए कौन सा कमांड है भाई, टू शो द टेबल्स, शो और टेबल्स। तो हम यूज़ करते हैं शो टेबल्स नाम से कमांड, ठीक है। देखते हैं शो
टेबल्स नाम से कमांड, आपके पास यहाँ स्टूडेंट टेबल दिख जाएगी। इस टेबल को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। डिस्क्राइब करने का मतलब यार इसके बारे में इसके कॉलम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो हम लिखते हैं डिस्क्राइब DESC एंड टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, तो इसको हम डिस्क्राइब कर देंगे। जितने भी SQL के कमांड्स हैं वो सारे सेमी कोलन से एंड होंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक्जैक्टली डिस्क्राइब किया तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल गई। आपको ID मिल गई कि भैया एक फील्ड है ID जो कि इंटीजर टाइप की है और नल नहीं हो सकती, ये प्राइमरी की है, डिफ़ॉल्ट इसमें नल है। दूसरा जो कॉलम है वो एक्जैक्टली नेम है जो कि वैर है, 100 इसकी साइज़ है और नल नहीं हो सकता, ठीक है, नल नहीं हो सकता। नो सिटी है वो वैर है जो कि 500 है मैक्सिमम साइज है इसकी, और ये नल हो सकता है। तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो किसी टेबल को। डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब द टेबल। आप यूज़ कर सकते हो DESC कमांड एंड देन आप टेबल नेम यूज़ कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से कमांड आप यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है यार सर, मान लीजिए आपने यहाँ पे टेबल तो बना ली, स्टूडेंट टेबल, अब कोई दिक्कत हो गई, हो सकता है कि क्या हो सकता है भाई, हो सकता है कि यार हमारा डेटा टाइप चेंज हो गया, या मान लो एक कॉलम और ऐड करना है, लेट्स सपोज इस टेबल में ऑल्टर करना है हमें। तो अभी तक तो हम क्रिएट कर रहे थे टेबल, अब हम ऑल्टर करेंगे टेबल्स को, ठीक, क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे टेबल। सो ऑल्टर में सपोज हमें एक कॉलम और ऐड करना है, सिटी आ गई हमारे पास, फ़ोन नंबर वाला कॉलम और ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, तो हमें टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा, क्या ऑल्टर करना पड़ेगा, टेबल ऑल्टर। टेबल को ऑल्टर कैसे करते हैं, एक्जैक्टली जैसे हमारे पास क्रिएट कमांड है वैसे ही टेबल ऑल्टर का कमांड है। देखिएगा हम यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल और फिर हम टेबल का नाम लिखेंगे टेबल नेम, देन हमें यूज़ करना है ऐड। अगर हमें कॉलम को ऐड करना है तो हमें लिखना ऐड, तो हम यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं। अगर आपको कॉलम करना है तभी आप यहाँ पे ऐड लिखिएगा, ऐड, एंड देन आपको कॉलम का नाम लिखना है, कॉलम अंडरस्कोर नेम, कॉलम का नाम लिख देना है, एंड देन हमें उसका डेटा टाइप लिख देना है, डेटा टाइप एंड सेमीकोलन लगा के एंटर कर देना। अब डेटा टाइप आपकी मर्जी होगी, कॉलम नेम भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, टेबल नाम तो आपका जो होगा वो होगा। सपोज यहाँ पे हमें ऐड करना था, क्या ऐड करना था भाई, फ़ोन नंबर, तो हम एक्जैक्टली यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट्स है, एंड देन हम ऐड करेंगे, तो आप ऐड लिखोगे। इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए ऐड लिख सकते हो, मैंने बताया ना ये केस इनसेंसिटिव है, स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम का नाम, तो एक्जैक्टली हमें ऐड करना है फ़ोन, एंड जो डेटा टाइप है एक्जैक्टली मैं यूज़ करूँगा वैर। साइज़ बता दूंगा कि मेरी साइज है यार, इस वाली फील्ड का साइज़ है सपोज 10, एंड देन सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर करेंगे। आप यहाँ पे और भी कंस्ट्रेंट यूज़ कर सकते थे, इसके बाद जैसे नॉट नल वगैरह यूज़ कर सकते थे, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू क्या आप यूज़ करना चाहते हो। ओके, अब हम लोग अगर डिस्क्राइब करें फिर से टेबल को, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एक फ़ोन नंबर और आ चुका है, दैट मीन्स हमने एक टेबल ऐड कर ली। लेकिन यार कोई ज़रूरी टेबल ऐड करो बार बार, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी कॉलम, आपने जो कॉलम ऐड किया है, तो गाइस हो सकता है हमें कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन को चेंज करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें डेटा टाइप चेंज करना पड़ सकता है या इसके साइज चेंज करना पड़ सकता है। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं एक्चुअली मॉडिफाई क्लॉज का, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया ऐड वाला ना, ये ऐड जैसे यूज़ किया हमने ऐड, वैसे हम यहाँ पे एक मॉडिफाई यूज़ करते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कॉलम। कैसे यूज़ करना है, आप लिखोगे ऑल्टर टेबल और फिर टेबल का नाम आप दे दोगे यहाँ पे टेबल नेम, एंड देन यहाँ पे आपको यूज़ करना है मॉडिफाई, एंड देन सबसे पहले आपको कॉलम का नाम लिखना है अपने, जिस कॉलम को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो, एंड देन आपको नया डेटा टाइप और उसकी नई वैल्यू लिखनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा करके लिखता हूँ न्यू डेटा टाइप, जो भी आपको चेंज डेटा टाइप चाहिए। लेट्स यूज़ दिस कमांड हियर, हमें क्या करना है, फ़ोन में वैर यूज़ करना है, बस इसकी साइज़ बढ़ा के 15 कर देनी है। लेट्स यूज़, हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल और फिर टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, एंड देन हमें यूज़ करना है मॉडिफाई, फ़ोन को मॉडिफाई करना है, इस बार हमें वैर कैरी यूज़ करना है, एंड हमें यहाँ पे यूज़ करनी है 15, एंड यहाँ पे यूज़ करना है नॉट नल, एंटर। सो आप देखोगे हमारे पास क्वेरी ओके है, दैट मीन्स हमारी क्वेरी फायर अप हो चुकी है। रोज़ 0 अफेक्टेड है, रोज़ में कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसके अंदर जितनी भी रोज़ हैं अभी उसके अंदर है ही नहीं को रोज़, तो कहाँ से इफेक्ट पड़ेगा भाई, ठीक है। रिकॉर्ड 0, डुप्लीकेट सब कुछ सही है। अब हम डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं जो पहले हमने देखा था कॉलम्स उसमें और अब में क्या अंतर है। तो डिस्क्राइब स्टूडेंट्स कर लेंगे, एंड आप देखोगे यहाँ पे इस बार फ़ोन में जो वैर कैर है उसमें 15 इसके साइज हो गई, और इवन नल अब यहाँ पे नो है। लेट सपोज इसको आपको चेंज करके इंटीजर करना है, तो आप इंटीजर भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स एंड हमें मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करना है, एंड मॉडिफाई कर दिया हमने किसको, फ़ोन को, और यहाँ हम इंटीजर करेंगे, उसके साइज देंगे हमें 10,
एंटर कर देंगे। सो अभी क्या होगा, अभी अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो आप देखोगे स्टूडेंट्स को, तो हमारे कॉलम्स क्या हो सके, कॉलम जो होगा यहाँ पे वो चेंज हो चुका है, उसका टाइप क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, इंटीजर हो चुका है इस केस में। ओके, सो बाय डिफॉल्ट 11 होता है, तो इसलिए ये 11 नहीं दिखा रहा है, बट एक्चुअली 11 होता है। हमने यहाँ पे पास क्या किया था भाई, एग्जैक्टली हमने 10 पास कर दिया था, ठीक है। सो यहाँ पे ये साइज इंटीजर के नहीं दिखा रहा है, बट कोई इशू नहीं। और ये अभी नल हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट नल नहीं यूज़ किया था यहाँ पे, ठीक है। सो इस हिसाब से कॉलम के डेटा टाइप्स वगैरह को चेंज कर सकते हो। अब बात आती है यार, अगर कॉलम का नाम ही चेंज करना हो, फिर हो सकता है ना, क्या कॉलम का नाम ही चेंज करना हो, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं रीनेम क्लॉज। एग्जैक्टली हम लोग रीनेम क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे रीनेम कॉलम, कॉलम एंड यहाँ पे कॉलम, ठीक है। हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम टेबल नेम, टेबल नेम, और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम रीनेम, ठीक है, रीनेम। ओके, सो रीनेम कॉलम, कॉलम इसको ऐसे यूज़ करना है। एंड देन अपना ओल्ड नाम, ओल्ड कॉलम, ओल्ड कॉल नेम, और फिर 2, एंड फिर हम यूज़ करेंगे न्यू कॉलम, न्यू कॉल नेम। तो आपको क्या क्या सेम रखना है, टेबल का नाम अपने हिसाब से रखना है जो आपकी टेबल हो। पुराना ऑब्वियसली बात है, पुराना जो कॉलम होगा वो एग्जैक्टली आप डिसाइड करोगे ना कि कौन सा कॉलम रीनेम करना, और ये नया कॉलम का नाम आपको यहाँ पास करना। सो लेट्स यूज़ दिस कमांड। हम एग्जैक्टली चेंज करने जा रहे हैं, हम फ़ोन को करने जा रहे हैं स्टूडेंट फ़ोन। तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, और हम यहाँ यूज़ करेंगे रीनेम एंड कॉलम। पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ओल्ड हमारा जो कॉलम में फ़ोन है, रीनेम करना है हमें किस में, स्टूडेंट अंडरस्कोर फ़ोन में। एंटर कर दीजिए। ओके, सो आई थिंक वी हैव डन विद दिस। हमारा काम हो चुका है। हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। सो आप देखोगे एग्जैक्टली आपका यहाँ पे कॉलम रीनेम हो चुका है। तो इस हिसाब से हम रीनेम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो इस हिसाब से बहुत आसानी से हम लोग कॉलम को क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओके, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, सो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो रीनेम क्लॉज है, ये जो क्लॉज है, ये आई थिंक MySQL 8 से ही अवेलेबल है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। MySQL 8 से ही अवेलेबल है, तो ये चीज़ याद रखिएगा भाई, ठीक है। हो सकता है पुराने MySQL वर्जन्स में कुछ और तरीका हो, तो वो उस हिसाब से आप कंसिडर करिएगा। अगर आप 5.7 यूज़ करो तो हो सकता है ये चीज़ ना वर्क करे, ठीक है ना। अब बात आती है यार कि मान लो सारा काम हो गया, अब हमें कॉलम को हटाना ही है, उड़ाना है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं यार, डिलीट भी तो करना आना चाहिए। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप। क्या यूज़ करते हैं, ड्रॉप। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ड्रॉप कॉलम का। कैसे, हमें लिखना ऑल्टर टेबल, एंड देन हमें यहाँ पे टेबल का नाम, टेबल नेम, एंड हमें यूज़ करना है ड्रॉप कॉलम, एंड कॉलम के बाद आपको कॉलम का नाम लिख देना बस, कॉल नेम, दैट्स इट। ये वाला कॉलम आपसे ड्रॉप हो जाएगा। सो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज़ करके देखते हैं। लिखते हैं भाई, स्टूडेंट फ़ोन को ही उड़ा देते हैं। आप किसी को भी उड़ा सकते हो, मैं तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। सो हम लोग यार लिख लो ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, एंड ऑल्टर टेबल में अपने टेबल का नाम पास कर दो, एंड देन हमें यूज़ करना है ड्रॉप कॉलम, एंड ड्रॉप करना है हमें स्टूडेंट अंडरस्कोर फ़ोन को। तो ये हमारा एक्चुअली कॉलम है। एंटर करेंगे। सो आई थिंक हमारा कॉलम जा चुका है। डिस्क्राइब करते हैं किसको, अपनी टेबल को, स्टूडेंट्स, एंड आपका कॉलम हो चुका। तो एग्जैक्टली हम लोगों ने टेबल को क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद हमने टेबल में कॉलम को तो बनाया था भाई क्रिएट करते समय, साथ ही साथ में हम लोग ने क्या किया यार, हम लोगों ने टेबल में अगर कॉलम का डेटा टाइप वगैरह चेंज करना है तो उसको चेंज किया। उसके साथ साथ में हम लोगों ने अगर कॉलम को रीनेम करना है तो कॉलम को भी रीनेम किया। अगर कॉलम को उड़ाना है तो कॉलम को भी उड़ा दिया। कॉलम का डेटा टाइप तो चेंज किया था। दैट मीन्स हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के कॉलम्स के ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल एट गाइस, तो अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेबल है, आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल है हमारे पास, दैट इज द स्टूडेंट टेबल, एंड इसके अंदर कॉलम्स भी है हमारे पास, आईडी, नेम एंड स्टूडेंट है। आप डिस्क्राइब करके देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, डिस्क्राइब करके हम लोग देख सकते हैं। एंड अब हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो एग्जैक्टली हमें क्या करना होगा यार, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ कमांड लगा के देता हूँ, इंसर्ट डेटा टू टेबल। तो हमें यूज़ करना होगा यहाँ पे इंसर्ट इनटू वाला कमांड, ठीक है, इंसर्ट इनटू एंड अपनी फिर टेबल का नाम, टेबल नेम, एंड देन आप यहाँ अपने कॉलम्स बता सकते हो, कॉल्स बता सकते हो, एंड देन वैल्यूज़ में इन कॉलम्स की वैल्यूज़ बता सकते हो बारी बारी से। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है।
सो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं एंड लेट्स सी हमें बारी बारी से कैसे करना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, फिर अपनी टेबल का नाम जो कि हमारा स्टूडेंट्स, एंड देन हमें यहाँ पे लिखना है कॉलम्स। तो हम लिखेंगे आईडी में पहले इंसर्ट करना है, एंड देन नेम में इंसर्ट करना है, देन सिटी में इंसर्ट करना है, एंड बस ये सारे कॉलम्स हो गए। एंड इनका ऑर्डर भी आप अलग अलग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देन हम वैल्यूज़ में हम वैल्यूज़ बताएंगे कि आईडी में रखना है 12, फिर हमें नेम में रखना है सपोज स्ट्रिंग है तो हम डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो, सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, और अंकित तिवारी। ठीक है, एंड सिटी में रखना है सपोज मुंबई। ठीक है, बस एंटर कर देंगे। तो आप देखोगे क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो इंसर्ट हो चुका है। अगर हम देखें कैसे देखेंगे भाई रो गया कि नहीं गया, आप यूज़ कर लो सेलेक्ट मतलब हमें सारे सेलेक्ट करने रोज, कॉलम्स सारे, मुझे आईडी भी चाहिए, नेम भी चाहिए, सिटी भी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार लगा देंगे। फ्रॉम किस टेबल से डेटा चाहिए तो हम लिखेंगे स्टूडेंट एंड एंटर कर देंगे। तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे एक टेबल आ गई एंड टेबल में आईडी है एंड देन एक रो है जिसमें आईडी 12 है, अंकित है एंड मुंबई है सिटी। अगर हम सेम क्वेरी लगाते हैं इंसर्ट की, लेकिन अगर सेम वैल्यू पे यहाँ पे हम पास कर देते हैं हर्ष तिवारी। ठीक है, की याद रखिएगा, की जो थी प्राइमरी की वो सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे आईडी सेम है। एंटर करेंगे सो आप देखोगे यहाँ पे एक एरर आएगी, डुप्लीकेट एंट्री 12 फॉर की दिस। समझ गया, मतलब प्राइमरी की 2 नहीं हो सकती भाई, 12 आप तो एक बार डाल चुके हो, दोबारा बाहर नहीं डाल सकते भाई। आप देखो ऐसा कभी कभी क्या होता है कि आप एक बार क्रिकेट खेलने गए, आप पिच पे गए ओपनिंग करने भाई, अब वो विराट कोहली ओपनिंग करने गया, एक बार आउट हो गया तो दोबारा थोड़ी ना सकता है। तो यहाँ पे वही केस है, यहाँ पे वही केस है, एक बार जो वैल्यू चली गई आईडी में फिर दोबारा वो वैल्यू नहीं जा सकती, 12 अब आईडी में नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्जैक्टली कमांड सब चीज़ सेम यूज़ करना पड़ेगा, बस यहाँ पे आईडी दूसरी रखनी पड़ेगी और आप देखोगे यहाँ पे एक कॉलम और एक रो और इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम देखें सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार, मतलब सारे कॉलम सेलेक्ट करने फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से, एंटर करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास हर्ष भी आ गया और अंकित भी आ गया। एक तरीका और हो सकता है यार, जो हम ये तरीका यूज़ कर रहे हैं, ये वाला तरीका, इसमें सारे कॉलम्स मैंने पहले बता दिए, देन हमने सारी वैल्यूज़ बताई। अब समझिएगा यहाँ पे कोई कॉलम छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, नलेबल कॉलम है तो उसमें बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू चली जाएगी, कोई इशू उसमें नहीं होने वाला। ऑर्डर भी इधर उधर रख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नेम इधर रखोगे तो नेम इधर पास कर दीजिएगा, आईडी बीच में रखोगे तो आईडी इधर बीच में पास कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑर्डर पता है, इफ़ यू नो द ऑर्डर कि हमारे पहले आईडी पास करना है, देन नेम पास करना है, देन सिटी पास करना है, इन दैट केस आप कॉलम्स को स्किप कर सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो यहाँ इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम था स्टूडेंट्स एंड देन वैल्यूज डायरेक्ट लिख सकते हो। हमने कॉलम्स वाली चीज़ों को स्किप कर दिया यहाँ से, क्योंकि हमें अब उसी ऑर्डर में पास करना है जिस ऑर्डर में वो कॉलम्स हैं। सबसे पहले आईडी पास करनी है, देन हमें नेम पास करना है, लिख देते हैं सचिन, सॉरी ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया, चलो फिर से लिखते हैं, कुछ गड़बड़ा आ गया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, कॉलम्स तो लिखने नहीं है क्योंकि हम दूसरा तरीका यूज़ कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले आईडी, देन नेम लिखते हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, एंड सिटी लिख देते हैं दिल्ली, है तो वैसे मुंबई के बट दिल्ली लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। एंड जो पैटर्न जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वही यूज़ करेंगे, दिल्ली एंटर करेंगे। सो अभी भी हमारा रो इंसर्ट होगा, बट अब हमने यहाँ पे कॉलम्स नहीं पास किए तो इस केस में 124 अपने आप से पहले कॉलम पे चला जाएगा, दैट इज़ आईडी, एंड ये दूसरी जो वैल्यू है वो दूसरे कॉलम पे चली जाएगी अपने आप से, दैट इज़ अ नेम, एंड जो तीसरी फील्ड है वो अपने आप से, तीसरा जो वैल्यू है अपने आप से तीसरी फील्ड पे चले जाएगा दैट इज़ अ सिटी। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि भाई हमें यहाँ पे उसी ऑर्डर में देना है जिस ऑर्डर में हमारे कॉलम्स हैं यहाँ पे। अगर आप ऑर्डर नहीं फॉलो करना चाह रहे हो देन आप वो वाला पहला वाला सिंटेक्स यूज़ करिए। ओके, सो अब एक कमांड और है यहाँ पे जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही बार में इंसर्ट करना है, जैसे बार बार तो आप इंसर्ट कमांड लगा के यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपका मल्टीपल वैल्यूज़ हैं एक ही बार इंसर्ट करने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स एंड देन कॉलम्स दे दो भाई, चलो आईडी, नेम, सिटी एंड देन वैल्यूज़ में आप यहाँ पे वैल्यूज़ दे दो, कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू, कॉमा लगा के तीसरी वैल्यू दे सकते हो, जितने मर्जी उतने कॉमा लगा के आप वैल्यूज़ की पास कर सकते हो, वैल्यूज़ को पास सकते हो। अगर आपने पाइथन सीखा होगा तो ये एक तरीके का टपल है, ठीक है, जिसमें हमने नेम आईडी पास कर दी, नेम पास कर देते हैं यहाँ पे राहुल द्रविड़, ठीक है, एंड सिटी पास कर देते हैं मुंबई या
दिया, चलो भाई मुंबई ही दे देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, मुंबई। एंड देन दूसरे में हम लोग देते हैं आईडी कुछ ऐसा दे देते हैं, एंड यहाँ देते हैं विराट कोहली। एंड देन सिटी हम देंगे दिल्ली। एंड देन हम यूज़ करेंगे, हाँ यहाँ लिखेंगे हम दिनेश कार्तिक। एंड सिटी दे देते हैं हाँ लखनऊ। अब हमारे पास 3 कॉलम्स है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास 3 कॉलम है। एंटर करेंगे सो आप देखोगे यहाँ पे 12 कहीं डुप्लीकेट हो गए भाई। ओके सो यहाँ पे दिनेश कार्तिक की आईडी 12 हो गई। सो लेट्स चेंज द आईडी ऑफ दिनेश कार्तिक। एंटर करेंगे सो आप देखोगे 3 रोज अफेक्टेड, 3 रोज अफेक्ट हो गए। अब ये वाला क्वेरी समझने वाली बात है, क्योंकि जब आप कभी बल्क इंसर्ट वगैरह करते हो तो यही वाली क्वेरीज हम लोग यूज़ करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, देन आपके अपने कॉलम से बताइए कि भैया हमारे कौन से कॉलम है। ऑर्डर आप चेंज करोगे कोई दिक्कत नहीं, बस उसी ऑर्डर में आप अपनी फील्ड्स को पास करो, ठीक है, उसी ऑर्डर में। वैल्यूज़ में पहली वैल्यूज़, देन कॉमा लगा के दूसरी वैल्यूज़, एंड कॉमा लगा के तीसरी वैल्यू। इसी तरह आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो आप कॉमा लगा के मल्टीपल वैल्यूज़ को भी पास कर दो, कोई इशू नहीं होने वाला। अब भैया हम देखते हैं कि हमारे, इसको हटाते हैं पहले, जो डेटा आया है वो आया भी है कि नहीं से आया है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंटर करेंगे सो आप देखोगे सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। इस तरह से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। अब मल्टीपल रोज़ एक ही बार में इंसर्ट कर सकते हो, सिंगल रो एक ही बार में इंसर्ट कर सकते हो। मैंने इंसर्शन के सारी टेक्निक्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नाउ गाइज लेट्स सपोज कि आपने इतने सारे रोज़ तो इंसर्ट कर दिए, अब आपको क्या करना है, इसमें से कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो वह कैसे करेंगे। लेट्स एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की जो सिटी डालनी थी वो मुंबई डालनी थी, बट आपने दिल्ली डाल दिया। या सपोज सचिन तेंदुलकर की स्पेलिंग गलत डाल दी, आईडी गलत डाल दी, या कुछ भी गलत डाल दिया, तो उसको कैसे अपडेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपडेट वाला कमांड देखते हैं, अपडेट वाली क्वेरी देखते हैं, बाकी डिलीट वाली तो हम उसके बाद देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जब भी आप अपडेट करोगे उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। कैसे देखिएगा भाई, इसको उतना ही कर देते हैं, ठीक है। अपडेट के केस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आईडी है। आईडी, ये जो आईडी हम लोगों ने लिख रखी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी आप समझिएगा इस, क्योंकि इस आईडी की हेल्प से, क्योंकि ये आईडी प्राइमरी की है, तो इस आईडी की हेल्प से हम लोग हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल नेम 2 भी हो सकते हैं, 2 स्टूडेंट हो सकते हैं जिसका नाम अंकित तिवारी हो, कोई इशू नहीं। हर्ष भी हो सकते हैं 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी उतने हर्ष हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि नाम भी सेम हो और सिटी भी सेम हो, इसका मतलब अंकित तिवारी मुंबई से 2 हो सकते हैं। तो अब 2 को कैसे आप यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा ये वाला ये है और ये वाला ये है, कैसे करोगे भाई, खुद सोचो यार। मान लो कभी कभी होता है ना कि डुप्लीकेट दिख जाते हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हो। या फॉर एग्जांपल कभी कभी आपने कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में आपने पढ़ा होगा, तो आपके ही क्लास में 2 बंदे ऐसे होंगे जिनका सेम नाम होगा। अब बंदा कैसे आइडेंटिफाई होता है, तो उसके लिए एक अलॉट होता है रोल नंबर। इसी तरह यहाँ पे प्राइमरी की भी अलॉट हुई है हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे आईडी नहीं चेंज होगी, ये आईडी नहीं चेंज होगी, इट इज़ अ नॉट चेंजेबल। इसको हम अपडेट नहीं करेंगे। बाकी फील्ड्स को हम अपडेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस आईडी। सपोज हमें सिटी एडिट करना है तो हम आईडी को यूज़ करेंगे सिटी को एडिट करने, अंकित तिवारी को एडिट करने के लिए। समझ गए ना, आईडी को ही आप प्रेफरेंस दीजिए। कर तो आप किसी भी कॉलम से कर सकते हो, ओके। बट अभी दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम आएगी। सो देखते हैं गाइस कैसे हम लोग अपडेट करते हैं। सो हम आ जाते हैं, सबसे पहले कमांड समझ लेते हैं अपडेट करने के लिए। टू अपडेट एनी कॉलम, तो हमें क्या करना होगा। सो अपडेट के लिए सबसे पहले कॉलम समझते हैं, अपडेट करना है तो अपडेट एंड देन हमको लिखना है टेबल का नाम, किस टेबल को हमें अपडेट करना है, ओके। एंड देन उसके बाद हमें सेट यूज़ करना है। सेट में आपको कॉलम लिखना है एंड देन उसकी वैल्यू लिखना है। अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम है तो इट इज़ अ कॉलम 1 एंड ये कॉलम 1 की वैल्यू हो जाएगी। एंड मल्टीपल कॉलम है कॉलम 2, तो कॉलम 2 की वैल्यू हो जाएगी। समझ गए। इसी तरह आपके पास कॉलम 3 है तो कॉलम 3 की वैल्यू हो जाएगी। जितने मर्जी उतने कॉलम्स आप दे सकते हो। इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एंटर कर दिया तो इसको नहीं पता किस रो को अपडेट करना है। यहाँ पे आपने सिर्फ बताया कौन कौन से कॉलम की वैल्यू सेट करनी। तो अगर यहाँ पे आपने एंटर कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो इस टेबल के इन कॉलम्स को अपडेट कर देगा, दैट मीन सारे रोज को अपडेट कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ और लगाना जरूरी है, दैट इज अ वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज की हेल्प से हम ये बताएंगे कि भैया उन्हीं कॉलम्स को, कॉलम तो सारे अपडेट करो बट उन्हीं रोज को अपडेट करो जिसकी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होने जा रही है। जैसे हम बता सकते हैं कि ID इज इक्वल टू 12। कहने का मतलब कॉलम्स की वैल्यू तो हम लोग अपडेट करेंगे बट उसी रो की अपडेट करेंगे जिसकी ID 12 हो।
कहने का मतलब यहाँ पे हम नेम अपडेट कर सकते हैं, सिटी अपडेट कर सकते हैं, बस वेर की हेल्प से ये बता सकते हैं कि अच्छा उसी पर्सन की कर रही है जिसकी आईडी 12 है बस, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन की आईडी को अपडेट करेगा। समझ गए? तो ये वेयर क्लॉज है। ये वेयर क्लॉज बहुत बढ़िया काम करता है बेसिकली रोज को फिल्टर करने के लिए। अगर आप वेयर नहीं लिखोगे तो सारे रोज पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे वेयर लगा दिया तो रोज को फिल्टर करके जो कंडीशन मैच करेगी उन्हीं रोज पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो लेट्स यूज, हम करते हैं भाई, हम यहाँ पे अंकित तिवारी की जो सिटी है उसको चेंज करके मुंबई से हम करने वाले हैं लखनऊ। ठीक है, कैसे करेंगे? हम लिखेंगे अपडेट टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट्स एंड सेट सिटी को हम चेंज करेंगे, सिटी को हम चेंज करके कर देते हैं, चलो स्ट्रिंग है तो हम कहेंगे लखनऊ। ठीक है, कोई कॉलम और है तो उसको भी कर सकते हैं। सपोज हमको अंकित तिवारी अंकित कुमार तिवारी करना है तो हम यहाँ पे नेम भी ले लेते हैं, नेम, और यहाँ पे अंकित कुमार तिवारी। ओके, सो तिवारी। अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाकर एंटर करते तो सारे रोज अपडेट हो जाएंगे, सारे रो का सिटी, सारे रो का नेम अपडेट हो जाएगा। तो वेयर, अब वेयर में हम लोग यूज़ करेंगे कि यार हमें उसी बंदे की ये डिटेल्स अपडेट करनी है जिसकी आईडी 12 है। बस जैसे आपने वेयर लगा दिया, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो सिटी अपडेट होगा, अब जो नेम अपडेट होगा वो उसी बंदे का होगा जिसकी आईडी 12 है। और लखनऊ की स्पेलिंग मैंने जानबूझ के अपडेट की जिससे हम दोबारा से अपडेट कमांड चला सकें। ठीक है, सो हम एंटर करेंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे कुछ एरर आ गए, कुछ इशू आ गया, देखते हैं क्या इशू आ गया। लेट्स सी, हमने कहा अपडेट, अब एक बार हम लोग इस कमांड को फिर से चेक करो भाई। ओके, सो एक चीज़, अपडेट टेबल स्टूडेंट्स सेट करना है, सिटी है, नेम है, ठीक है, वेयर आईडी इज दिस, तो ओके, सो सबको सही है। ये कह रहा है कि एरर आ रही है नियर अपडेट। ओके, सो अपडेट आई थिंक टेबल नहीं यूज़ करना। ओके, सो वी डोंट हैव टू यूज़ टेबल, बस आप अपडेट स्टूडेंट यूज़ करिए। यहाँ भी आप हटा दीजिए। हाँ, हमने यहाँ पे नहीं लिख रखा बट यहाँ पे लिख रखा था, पता नहीं क्यों। ठीक है, सो आप आई थिंक समझ गए, एंटर करेंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे जो कंडीशन आपने लगाई थी वेयर आईडी इज इक्वल टू 12, तो एक मैच उसको मिला, मतलब एक रो उसको मिला मैच में, और उसी रो का इसने चेंज कर दिया है डिटेल्स, मतलब सिटी चेंज हो गई एंड नेम चेंज हो गया। लेट्स सी, सेलेक्ट कर दें सारी डिटेल को फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंटर। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अंकित कुमार तिवारी हो गया और स्पेलिंग फिर से गलत हो गई। तो लेट्स फिर से हम लोग अपडेट का कमांड लगाते हैं सिर्फ सिटी को चेंज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट्स, टेबल का नाम डायरेक्ट लिख दीजिए विदाउट टेबल कीवर्ड। ठीक है, एंड सेट करना है इस बार सिर्फ हमें सिटी यूज़ करनी है, बाकी मल्टीपल रो कॉलम्स हैं चेंज करने के लिए तो आपको पता है। एंड इस बार हम सही स्पेलिंग लिख देंगे LUCKNOW। ठीक है, वेयर आईडी इज इक्वल टू 12, एग्जैक्टली हम उसी रो को अपडेट करेंगे जिसकी आईडी 12 है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईडी तो लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आईडी ही आप यूज़ कर सकते हो, आप नेम पे भी कंडीशन लगा सकते हो। आप यहाँ लिख सकते हो कि यार हम उस बंदे का या उस रो का डिटेल अपडेट करना चाह रहे हैं जिसका नाम अंकित कुमार तिवारी है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने नेम इक्वल टू अंकित कुमार तिवारी ले लिया है, उस केस में प्रॉब्लम यह है कि नेम तो यूनिक है ही नहीं कि हर लोग का नाम यूनिक हो। नेम तो 2 बंदे का सेम भी हो सकता है ना, 4 बंदे का सेम हो सकता है। तो ये क्या करेगा, इस जहाँ जहाँ अंकित कुमार तिवारी मिलेगा सबका सिटी अपडेट कर देगा, जिसका आप नहीं चाहते थे उसका भी सिटी अपडेट कर देगा। तो ये इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, आप ऐसा मत करिए कभी भी। आप जो यूनिक हो, जिस पे आप कंफर्म हो कि भैया प्राइमरी की है, उसी बंदे की आईडी है, तब आप ये कमांड चलाइए। और जैसे आपने कमांड चलाया, सो टेबल को लगा रहा हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स करके आप इसको देख सकते हो कि हमारी डिटेल अपडेट हो चुकी है। सो इस तरह से हम टेबल को अपडेट करते हैं। अगर बाई चांस आपको टेबल को टेबल में से रोज़ को डिलीट करना है तो एक्जैक्टली आप डिलीट कर सकते हो। उसके लिए हम डिलीट कमांड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे मैं दिखाऊं, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, हमें यूज़ करना है डिलीट, तो कमेंट लगा के लिखते हैं डिलीट, लिखते हैं यहाँ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर आप डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखोगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आपके पास साथ आएगी। क्या, अगर गलती से आपने डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखा तो टाटा बाय बाय, खत्म। क्यों, सारे रोज डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ फिर से कोई कंडीशन नहीं, तो उसको लगेगा आप सारे रोज डिलीट करना चाह रहे हो। तो कभी भी ये कमांड मत चलाइएगा। यहाँ फिर से हम किस रो को डिलीट करना है आप वेयर लगा दो, और यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई कर दो किस रो को हमें डिलीट करना है। तो जो आईडी दोगे मैच करेगा वही रो आ जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं आईडी हो, यहाँ मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। अभी जब हम सेलेक्ट ऑपरेशन पढ़ेंगे, वेयर क्लॉज पढ़ेंगे, तो आपको बताएंगे। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है कि आईडी दे सकते हो। यहाँ एक्चुअली कोई भी कॉलम यूज़ कर सकते हो, कोई भी कॉलम नेम यूज़ कर सकते हो। यही ऊपर वाले के लिए भी अप्लाई था, यही इस चीज़ के लिए अप्लाई था। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि भाई ये सर ने लिखा वही है। कॉलम्स यहाँ पे कंडीशन आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है,
कंडीशन होनी चाहिए। सो अब हम लोग डिलीट करते हैं। लेट्स सपोज हम डिलीट करना है दिनेश कार्तिक को उड़ाना है, तो हम यहाँ लिख देंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज इक्वल टू 129। एंटर करेंगे, सो 1 रो डिलीटेड, दैट मीन्स हमारा एक रो डिलीट हो चुका है, दिनेश कार्तिक जा चुके हैं। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग डिलीट करेंगे। एंड यहाँ जो कंडीशन लगाएंगे वो रो डिलीट हो जाएगी, और अगर कंडीशन नहीं लगाओगे तो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। तो आप मल्टीपल कंडीशन भी कंबाइन कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो वेयर ID इज 129 एंड नेम इज दिस एंड सिटी इज दिस एंड, और बहुत सारे लाइक्स वाइक्स लगा सकते हो, वो सब हम लोग डिफरेंट क्लॉजेस पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम टेबल्स में अपने रो को अपडेट कर सकते हैं, रो को अपडेट कर सकते हैं, साथ ही साथ में हम रो को डिलीट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। चलते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एलियास की, उसके बाद हम लोग सेलेक्ट ऑपरेशंस देखेंगे। सेलेक्ट ऑपरेशन में बहुत सारे हम लोग को क्लॉज पढ़ना है, बट एलियास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। एलियास का मतलब होता है टेम्परेरी नाम। तो जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको देखो कॉलम्स के कुछ नाम दिख रहे हैं, ID, स्टूडेंट, नेम, सिटी। इवन क्वेरी जब हम लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग टेबल का नाम वगैरह दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग एलियास यूज़ कर सकते हैं। इन नेम्स को हम लोग एक टेम्परेरी नेम दे सकते हैं दिखाने के लिए सिर्फ, या उसको टेम्परेरीली यूज़ करने के लिए। तो टेबल को भी आप टेम्परेरी नेम दे सकते हो, या किसी कॉलम को टेम्परेरी नेम दे सकते हो। कैसे देना है टेम्परेरी नेम, ये चीज़ देखते हैं। सपोज हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, हमने कर लिया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट कर लिया, सारे यहाँ पे कॉलम्स दिख गए। अब हमें सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए, या हमें सिर्फ मान लो नेम और सिटी चाहिए। तो हम कैसे कंस्ट्रेंट लगाएंगे कि 2 कॉलम चाहिए। अब सारे कॉलम पूरी टेबल क्यों आ रही, ये चीज़ आपको पता होगा, ये इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। स्टार मतलब ऑल, तो एस्ट्रिक बोलते हैं बट इट इज़ एक्चुअली ऑल। ठीक है, ऑल पढ़ा जाता है इसको। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द स्टूडेंट, सेलेक्ट मतलब हमें सेलेक्ट करना है ऑल, एस्ट्रिक मतलब ऑल फ्रॉम किस टेबल से। ठीक है, अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमें एक्चुअली कौन कौन सा कॉलम चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेलेक्ट करेंगे एंड हमें नेम चाहिए एंड देन कॉमा एंड हमें सिटी चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो हम अपने हिसाब से अपने कॉलम, अपने मन पसंदीदा कॉलम्स को यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें सिर्फ सिंगल कॉलम चाहिए तो हम सेलेक्ट सिटी चाहिए, या सिर्फ नेम चाहिए तो हम नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स कर सकते हैं, टेबल का नाम। तो हमें सिर्फ नेम दिखेगा। लेट्स सपोज हमें नेम और सिटी चाहिए था, तो हम सेलेक्ट नेम स्पेस सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, सो हमें नेम और सिटी मिल गया स्टूडेंट टेबल से, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे अपने कॉलम्स पे। अगर मान लो आपके पास 50 कॉलम है टेबल के अंदर, तो आप उसको जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो वो कॉलम्स को सिर्फ फेच करिए, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है, अब हमें चाहते हैं यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम दिख जाए और यहाँ पे सिटी नेम दिख जाए। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करते समय दिखे, लेकिन डेटा जो स्टोर हो रहा है उसमें नेम और सिटी ही रहे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एलियास यूज करेंगे। एलियास मतलब टेम्परेरी नेम। कैसे हम लिखेंगे, सेलेक्ट करना हमें नेम एज स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम कॉमा सिटी एज स्टूडेंट अंडरस्कोर सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो हमने यूज किया एज की हेल्प से हम लोग असाइन कर सकते हैं एक टेम्परेरी नेम। ठीक है, तो अब ये नेम की जगह पे ये वाला दिखेगा स्टूडेंट नेम, एंड सिटी की जगह पे हमें दिखेगा स्टूडेंट सिटी। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, सो आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ गया और स्टूडेंट सिटी आ गया। तो एज की हेल्प से हम लोग डिफाइन करते हैं एलियास। आप एज नहीं भी लिखोगे तब भी वो बाय डिफॉल्ट एलियास ले लेगा, और स्पेस के लिए हम डबल कोट्स हमें यूज करना पड़ेगा कुछ ऐसे। देखो हम स्ट्रिक्ट सेलेक्ट नेम, और आपको स्पेस दबा के सिर्फ यहाँ पे डबल स्ट्रिंग में लिख देना है स्टूडेंट नेम। क्योंकि यार अगर आपके पास स्पेस है तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, डबल कोट्स लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड देन कॉमा लगाएंगे, एंड देन हमें सिटी चाहिए स्पेस, एंड देन हम यहाँ पे स्टूडेंट सिटी फ्रॉम, एंड देन हम फिर यहाँ पे अपनी टेबल का नाम पास कर देंगे, स्टूडेंट्स एंटर कर देंगे। सो आप देखोगे एग्जैक्टली स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट सिटी। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से भी आप एलियास को डिफाइन कर सकते हो, और ऊपर वाले तरीके से भी एलियास को डिफाइन कर सकते हो। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा कॉमनली यूज तरीका है जो यूज़ होगा ज़्यादातर। आप सिर्फ कॉलम का नाम लिखो, स्पेस के बाद अपना एलियास लिख दो, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिंगल वर्ड है तब तो आप विदाउट कोट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह टेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप नॉर्मली यूज़ करो, टेबल का भी एलियास देख सकते हो, स्पेस के बाद एस लिख दो। तो अब क्या होगा, कहीं भी आपको टेबल को रेफर करना होगा तो आप स्टूडेंट्स से नहीं रेफर करोगे, एस से रेफर करोगे। जब आपके पास मल्टीपल टेबल होंगी तो उस समय बताना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें आपके पास मल्टीपल टेबल है इस क्वेरी में, तो हमने कहा
हमें सेलेक्ट करना है एस का नाम कॉमा एस का सिटी कॉमा यस की आईडी। यस एग्जैक्टली टेबल है, टेबल का नाम, और कौन सी टेबल है हम बताएंगे, फ्रॉम स्टूडेंट एस, स्टूडेंट्स एस, समझ गए ना। तो यहाँ मैंने स्टूडेंट्स का एक एलियास दिया एस, और उसी एस को यहाँ पे यूज़ किया एस डॉट नेम, मतलब हमने बोला कि भाई स्टूडेंट को अब हम बुलाएंगे इस नाम से, एस से, और फिर जब हमें बुलाना हुआ तो एस डॉट नेम, एस डॉट सिटी, एस डॉट आई डी। ये यूजफुल तब होगा जब हमारे पास मल्टीपल टेबल हो। इसी क्वेरी में मल्टीपल टेबल होंगी तो एक का नाम कुछ और दे देंगे टेम्परेरी नाम, दूसरे का हम कुछ और दे देंगे। इससे फायदा होगा बार बार हमें टेबल को नहीं यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एंटर करेंगे सो अभी भी हमारा वही आउटपुट आएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अब लिखने का तरीका अलग हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने एलियास दे दिया, अभी टेम्परेरी नेम दिया अपनी टेबल को। मल्टीपल टेबल होते हैं तो मल्टीपल टेबल को ज्वाइन करेंगे जब हम लोग अभी फ्यूचर में तो ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ हमें मल्टीपल टेबल्स का सामना करना पड़ेगा, और मल्टीपल टेबल्स में हम एलियास बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इस तरह से हम एलियास देंगे एंड देन सेलेक्ट करते समय उन एलियास को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, समझ गए। एंड हम अगर टेम्परेरी नाम देना है, इसी तरह हम अपने टेबल को टेम्परेरी नाम दे सकते हैं, अपने व्यूज़ अगर हमने कोई बना रखे तो उनका भी टेम्परेरी नाम दे सकते हैं, अपने कॉलम्स का टेम्परेरी नाम दे सकते हैं, बट ये टेम्परेरी है। अभी भी हमारे डेटाबेस में जो नाम स्टोर है वो हमारा वही नाम स्टोर है जो हम लोगों ने रखा था स्टार्टिंग में, समझ गए। बट हम लोग जब दिखाने के लिए यहाँ पे अपने क्लाइंट को ये एलियासेस को यूज़ कर सकते हैं। इवन जब हम अपने डेटाबेस सर्वर से डेटा आ रहा है तो जब क्लाइंट में दिख रहा है तब उन एलियासेस को यूज़ किया जा रहा है, दैट्स। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एलियासेस को यूज़ करते हैं, ये एलियासेस इंपॉर्टेंट है, एंड कैसे हम लोग अपने कॉलम्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स को कम कर सकते हैं या पर्टिकुलर कॉलम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट क्लॉज या सेलेक्ट स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो एक एक से स्टार्ट करते हैं यार। हमारे पास यहाँ पे अब इस बार डेटा अवेलेबल है, एंड देखते हैं भाई डेटा क्या अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, इसी डेटा के साथ हम लोग करामात करने वाले हैं, एंड हम लोग एक नहीं बहुत सारी करामातें करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं यार कैसे हम लोग एंड यूज़ करेंगे वेयर के साथ, और नॉट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले से प्रोग्रामिंग कर रखी है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट के बाद स्पेसिफाई करते हैं कॉलम, और मैंने बताया कि आप यहाँ पे अपने कॉलम्स के नाम भी लिख सकते हो, इवन विद एलियास यूज़ कर सकते हो, बट अभी हम एस्ट्रिक लिख देते हैं, फ्रॉम अपनी टेबल का नाम लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई गाइस कि स्टूडेंट के बाद अब आप यहाँ पे कंडीशन दे सकते हो कि हमें वही कॉलम्स चाहिए वेयर क्लॉज के रूप में, विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज। तो हम वेयर क्लॉज को यूज़ करके कंडीशन लिखेंगे। अगर ये थोड़ा अच्छा लगे तो हम इसलिए यहाँ पे वेयर ऐसे लिखेंगे, हर बार वेयर को कैप्स लॉक में लिखेंगे, जिससे कि ये चीज़ें थोड़ा सा अच्छा दिखे क्वेरी में, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे जब हम लोग ये वेयर लगाया तब अब हम लोग को कंडीशन बताना है कि आप कौन सी रोज को सेलेक्ट करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कॉलम हमें आईडी चाहिए, वो स्टूडेंट चाहिए जिसकी आईडी 12 हो, सिंपल। तो हमें 12 आईडी वाला बंदा मिल जाएगा। इसी तरह सेम हम कह सकते हैं कि हमें वो बंदा चाहिए जिसका नाम हो विराट कोहली, तो हमारा विराट कोहली आ जाएगा, समझ गए। इसी तरह हम सिटी पे लगा सकते हैं, कि भैया हमारी सिटी वो बंदे चाहिए जिसका सिटी हो हमारा दिल्ली, जिसका सिटी हो दिल्ली। आप देख सकते हो दिल्ली वाले दो बंदे हैं, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, समझ गए। तो वेयर कंडीशन लगा सकते हैं, बट अब मल्टीपल कंडीशंस ज्वाइन कैसे करोगे। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे वो सारे स्टूडेंट आ जाएं सेलेक्ट होके जिसका सिटी दिल्ली है, साथ ही साथ में जो नाम है वो सचिन तेंदुलकर है। जितने भी स्टूडेंट हैं सचिन तेंदुलकर वाले और जितनी उनकी सिटी दिल्ली है, तो ये दोनों अगर मैच हो रहा है, सिटी भी दिल्ली हो और नाम भी सचिन तेंदुलकर हो, दोनों चीज़ें अगर मैच करी तभी हमें डेटा चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में, हम लोग सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी तो दिल्ली है, तो हम सिटी पे पहले कंडीशन लगा देते हैं, सिटी दिल्ली, एंड साथ ही साथ में हमें नेम सचिन तेंदुलकर चाहिए, दोनों मैच हो, एंड तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड देन हम लोग नेम, और नेम में हम अपना नाम पास कर देंगे सचिन तेंदुलकर, समझ गए। तो अब क्या होगा, अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जिन रो पे ये मैच करेगा और ये दोनों मैच करेगा वो रोज आ जाएंगी। तो एंड का मतलब हम लोगों ने सीख भी रखा है कि एंड का मतलब ये कंडीशन ट्रू एंड ये कंडीशन, तभी हमारा दोनों ट्रू होगा, होल ट्रू होगा, और तभी वो डेटा फेच होके आएगा। तो इस रो पे हमें दोनों ट्रू मिल रहा है, इस रो पे हमें सचिन भी मिल रहा है, इस रो पे हमें दिल्ली मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें डेटा मिल रहा है। इस तरह से आप एंड यूज़ कर सकते हो। कोई ऐसा पूछ सकता है कि यार हमें वो सारे बंदे निकालने हैं जो
या तो दिल्ली से हैं या उनका नाम सचिन तेंदुलकर है, दोनों में से कोई मैच कर गया तो हमारा उनको सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे और यूज़ करोगे। और में हमको पता ही है, और में हमको पता है कि अगर सिटी दिल्ली मैच किया तब भी हमें निकाल लेंगे, या सचिन तेंदुलकर नाम मिल गया तब भी हम निकाल, दोनों में से कोई भी मिल जाएगा तो हम उसको फेच कर लेंगे। समझ गए ना? एंटर करते हैं तो आप देखोगे हमारे पास 2 बंदे हैं जिनमें या तो सिटी दिल्ली है और या नेम सचिन तेंदुलकर है। तो और का मतलब है इसमें से कोई भी ट्रू हो जाए, ये ट्रू हो या ये ट्रू, हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। एंड मतलब दोनों ट्रू हैं तभी हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। इस तरह से काम कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, इन कंडीशंस को और भी हम लोग मर्ज कर सकते हैं। मर्ज का मतलब हमें एंड के साथ और भी यूज़ कर सकते हैं, और के साथ एंड भी यूज़ कर सकते हैं, 3 बार एंड यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूज़ किया था सिटी दिल्ली है एंड नेम सचिन तेंदुलकर, एक एंड आप और लगा सकते हो कि आईडी अगर 1 to 4 है तभी डेटा है। तो अब तीनों चीज़ें मैच करेंगे, सिटी नेम सचिन तेंदुलकर, सिटी दिल्ली नेम सचिन तेंदुलकर और आईडी 1 to 4, जब तीनों मैच करेंगे, सारी कंडीशंस जब ट्रू होंगी, ये और ये, तब हम निकालेंगे। इसी तरह आप और भी लगा के मैच कर सकते हो कि ये एंड ये और ए। समझ गए? तो इस तरह से आप काम कर सकते हो एंड और के साथ। ठीक है? एक हमारे पास नॉट होता है, तो नॉट को हम कंडीशन को रिवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा है फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है? अब हमें वो सारे बंदे चाहिए जिसकी सिटी मुंबई है। सो लेट्स सेलेक्ट, सारे बंदे मिल जाओ भाई फ्रॉम स्टूडेंट्स जिनकी सिटी हम डालने जा रहे हैं, दिल्ली डाल दो चाहे मुंबई डाल देते हैं, चलो मुंबई। ठीक है? सो 2 बंदे हैं, राहुल द्रविड़ एंड हर्ष तिवारी, जो मुंबई सिटी से। ये हमने कंडीशन लगा दिया मुंबई सिटी से हैं तो वही वाले बंदे चाहिए। लेकिन हम कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई हमें वो सारे बंदे चाहिए जो मुंबई सिटी से नहीं है, मतलब जो मुंबई सिटी से नहीं, वो सारे बंदे चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अपनी टेबल स्टूडेंट्स वेयर सिटी नॉट मुंबई, या ऐसे लिखते हैं, नॉट पहले लगाते हैं, सिटी नॉट सिटी इक्वल टू मुंबई। लेट्स सी मुंबई। सो आप देखोगे अब वो सारे बंदे आए जिसकी सिटी मुंबई नहीं है। समझ गया? तो जब हम नॉट लगा देंगे अपनी कंडीशन से पहले तो कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। नॉट हटाएंगे तो वो सारे स्टूडेंट्स आएंगे जिनकी सिटी मुंबई है, लेकिन जैसा ही हम नॉट लगा देंगे उस कंडीशन से पहले, वो रिवर्स कंडीशन काम करेगी। दैट मीन्स सिटी जिनकी मुंबई नहीं है, उस केस में हम डेटा को फेच करेंगे। इस तरह से हम यूज़ करते हैं एंड और नॉट का। इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जब होता है तब यूज़ करते हैं। अदरवाइज सिंपल डेटा को फेच करना, निकालना, मैक्सिमम दो कंडीशन को ज्वाइन करते हैं, बट इनको ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं ज्वाइन नहीं कर सकते हो। एग्जैक्टली। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएंगी कैसे हम लोग एंड यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे और नॉट यूज़ करेंगे। तो गाइस हम लोग ने काफ़ी चीज़ें कर ली यार। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे हमें नए कोर्स क्रिएट करने के आइडियाज़ दीजिए भाई, किस कोर्स को बनाएं, और हमारा स्टाइल आपको पढ़ाने का कैसा लग रहा है ये भी हमें बताइए। साथ ही साथ में अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो वो उसका फीडबैक भी हमें पर्सनल मैसेज करके आप बता सकते हो। ओके, सो अब हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं यार ऑर्डर बाय, लिमिट और ऑफसेट की 3 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हमें ऑर्डर बाय की बात करते हैं, और ऑर्डर बाय एक्चुअली सॉर्ट करने के लिए डेटा, किस ऑर्डर में आप डेटा को सॉर्ट करते हो। जैसे हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है, एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आईडी वाइज सॉर्टेड है ये 12, 13, 56, 70, 67, 124। अब हमें डेटा को शॉर्ट करना है नेम वाइज या सिटी वाइज, तो हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा काम आता है ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, देखिए कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आई थिंक हम लिखना भी चाहेंगे, डिलीट के बाद मैंने नोट डाउन नहीं किया, बट कोई इशू नहीं, हम ऑर्डर बाय यूज़ कर देते हैं यहाँ पे ऑर्डर बाय। एंड ऑर्डर बाय में हम एग्जैक्टली सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एंड लेट्स राइट टेबल नेम, एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में हम यहाँ पे बता सकते हैं कॉलम का नाम कि किस कॉलम वाइज डेटा को सॉर्ट करना है। इवन हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग बता सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। लेट्स यूज़, हम इसको आके यहाँ पे यूज़ करते हैं। सपोज हमें सारा कॉलम तो चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से, एंड यहाँ पे हमें चाहिए ऑर्डर बाय, तो हम समझने के लिए ऑर्डर बाय को कैप्स लॉक में यूज़ करते हैं। जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसको हम कैप्स लॉक में यूज़ कर रहे हैं, बट जो MySQL है वो केस इनसेंसिटिव है, जिसको
स्मॉल और कैपिटल में पता नहीं, फ़र्क नहीं पता यार, ठीक है। तो हमने लिखा ऑर्डर बाय, एंड ऑर्डर बाय में हम यहाँ पे आईडी कॉलम का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमें नेम वाइज सॉर्ट करना है तो नेम लिख देंगे एंड एंटर करेंगे। सेमीकोलन तो लगाना ही लगाना है हर एक क्वेरी के बाद। जैसे एंटर करेंगे तो ये इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट नेम वाइज तो शॉर्ट कर दिया है, नेम कॉलम वाइज शॉर्ट कर दिया, बट बाय डिफॉल्ट इसने असेंडिंग ले लिया। तो आप देखो ए से स्टार्ट होने वाला, और स्ट्रिंग है तो ये अल्फ़ाबेटिकल शॉर्टिंग किया इसने। तो ए से स्टार्ट करने वाला बंदा सबसे ऊपर है, स्टूडेंट सबसे ऊपर है, देन एच, देन आर, देन एस, देन वी, समझ गए ना। तो ये असेंडिंग ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल शॉर्टिंग की है इसने। बट अगर हमें उल्टा चाहिए था तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हम DESC डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ करेंगे। और इस केस में आप देखोगे विराट कोहली सबसे ऊपर चले गए। वाह यार कितनी कमाल है, आपने बस एक चीज़ चेंज किया, विराट कोहली सबसे ऊपर, देन सचिन, देन राहुल, देन हर्ष एंड देन अंकित, समझ गए। तो ऑर्डर बाय की हेल्प से हम लोग ऑर्डर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? ऑर्डर बता सकते हैं, समझ गए। एंड साथ ही साथ में आई थिंक हम ये चीज़ भी देख सकते हैं, ये चीज़ बता सकते हैं यहाँ पे हम ऑर्डर बाय नेम DSC, साथ ही साथ में एक सिटी हम भी दे सकते हैं ASC। ओके, सो एक बार कॉलम यूज़ कर दें। आई थिंक हम इसमें दो भी बता सकते थे, हाँ एग्जैक्टली हम दो चीज़ बता सकते हैं। नेम वाइज शॉर्टिंग कर देगा, और अगर नेम सेम है तो सिटी वाइज शॉर्टिंग कर देगा सेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नेम कभी कभी सेम हो जाता है तो सिटी वाइज शॉर्टिंग करेगा। एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, क्यों ना हम लोग इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, एंड एग्जैक्टली मैं यहाँ पे अंकित तिवारी सेट करने वाला हूँ। 23 नहीं है, ठीक है, अंकित कुमार तिवारी एंड देन सिटी डालूंगा ABC एंड एंटर कर देंगे। सो हमारे पास आ चुका है, लेट्स सी। आप देखो अंकित कुमार तिवारी है, अगर नाम सेम है तो उसने फिर सिटी को ऊपर रखा है, ए वाले सिटी को ऊपर रखा है। बट अगर हम सिटी में DSC लगा दें, DSC, सो आप देखोगे नाम जब सेम हो जाता है तो उसने सिटी में डिसेंडिंग और शॉर्टिंग किया है। कहने का मतलब अगर आप दो फील्ड यूज़ करते हो, ऑर्डर बाय नेम DSC एंड देन कॉमा, देन दूसरी फील्ड, तो पहले तो नेम और शॉर्ट करेगा, लेकिन कहीं भी अगर नेम सेम होता है तो सिटी की प्रेफरेंस दे देगा। बाकी असेंडिंग और डिसेंडिंग तो आप यूज़ ही कर सकते हो। इस हिसाब से हम लोग डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं अपने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अपने यहाँ पे दैट मीन्स अपने टेबल के अंदर डेटा शॉर्ट करते हैं। अच्छा, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है लिमिट करने की। सपोज आपके पास हंड्रेड्स ऑफ रोज हैं और आपको टॉप 5 निकालना, सिर्फ ऊपर के 4 निकालने या ऊपर के 5 निकालने, तो उस केस में हम लोग लिमिट यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड लिमिट हम लगा देंगे 5 की। तो ये क्या करेगा, सिर्फ टॉप 5 निकालेगा। देखो 1 2 3 4 5, समझ गए ना, टॉप 5। इवन हम टॉप 3 कर सकते हैं, टॉप 3, तो इसने टॉप 3 निकाला, टॉप 2 कर देंगे तो ये सिर्फ टॉप 2 निकालेगा। ओके, सो इस तरह से हम लिमिट यूज़ कर सकते हैं। अपने जो सिलेक्शन कर रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग लिमिट करके जितना लिमिट पास कर देंगे उतने रोज को वो फेच कर लेगा, ठीक है। अब ये सब कंबाइन भी कर सकते हो आप क्या करो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय नेम, हाँ बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है, लेट 5, ठीक है। सो मैंने 5 रोज निकालने हैं, ठीक है। सचिन तक है, एक और लास्ट में शायद 2 अंकित थे। ओके, सो लास्ट में विराट नहीं आया शायद, हाँ। तो 5 रोज हमने निकाले और बाय डिफॉल्ट हमने असेंडिंग ऑर्डर शॉर्टिंग कर रखी, तो हमने ऑर्डर बाय के साथ लिमिट यूज़ कर रखा है। इसी तरह हम लोग ऑफसेट यूज़ करते हैं। सपोज हमारे पास ये इतनी सारी रोज हैं, हमारे पास इतनी सारी रोज हैं, स्टूडेंट्स ये सारी रोज हैं हमारे, एंड हमें क्या करना है, ऑफसेट का आप यूज़ के समझिएगा। हमें गाइस ये करना है कि हमें 5 रोज निकालनी है, या मान लो हमें अपने पूरे टेबल में से 3 रोज निकालनी है, बट 2 छोड़ देनी है, मतलब 2 छोड़ के 3 रोज निकालनी है। 5 रोज हैं, मतलब 10 रोज है मान लो, तो उसमें से 3 को बाहर निकालना, लेकिन पहले की 2 छोड़ देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली हम लोग सेलेक्ट ऑफसेट भी यूज़ करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, और हम लगाएंगे यहाँ लिमिट। हमें निकालनी 3 है, छोड़नी कितनी है वो हम बता देंगे ऑफसेट में। निकालनी हमें 3 है तो लिमिट में हम 3 देंगे एंड ऑफसेट में हम 2 देंगे। तो ये क्या करेगा, 2 को छोड़ देगा। ऑफसेट का मतलब 2 को स्किप कर देगा, 2 को स्किप कर देगा और 3 निकाल के देगा, देखना, ठीक है। आप देखोगे अंकित आया, राहुल आया और विराट आया, दैट मीन्स इसने ये वाला अंकित छोड़ दिया था, हर्ष छोड़ दिया था, ये दोनों उसने छोड़ दिए। जितनी वैल्यूज आपने ऑफसेट में पास करती थी उतनी वैल्यू उसने टॉप से छोड़ दिया, बाकी जितनी वैल्यू आपने कही थी उसने निकाल के दे दिया। तो ऑफसेट की हमसे मतलब उतनी चीज़ें छोड़ सकते हैं, बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब हम लोग ऑर्डर, लिमिट और ऑफसेट सब साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कहा सेलेक्ट
एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय, हमें करना है नेम डी असेंडिंग ऑर्डर, लिमिट लगाएंगे 3 और ऑफसेट करेंगे हम 2। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने रिवर्स किया होगा, दैट मीन सचिन विराट को छोड़ करके राहुल, अंकित और हर्ष को निकाला होगा इसने, राहुल, अंकित और हर्ष, ठीक है। लेकिन उल्टा शॉर्ट किया था तो ऑब्वियस ही बात है उल्टा मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे डिसेंडिंग लगा के रखा था। ओके, सो इस तरह से आप ऑर्डर बाय का यूज़ कर सकते हो, लिमिट का यूज़ कर सकते हो एंड ऑफसेट का यूज़ कर सकते हो। तो भाई लोग देखते हैं कुछ MySQL के फंक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट है और हमें आने चाहिए। वैसे MySQL में अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, जैसे यार सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं, वैसे ही MySQL में बहुत सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड है। लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम लोग देखने वाले हैं, 2 या 3 या 4 कुछ फंक्शंस हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेंगे जिसकी ज़रूरत एक्चुअली होने वाली है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ फंक्शन है, ABG है एवरेज निकालने के लिए, हमारे पास सम है सम निकालने के लिए, एंड हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है काउंट, नंबर ऑफ रोज को काउंट करने के लिए। ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शंस भी इनको बोलते हैं। इनको कैसे यूज़ करना है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने कमांड लाइन क्लाइंट पे आ चुके हैं, सर्वर पे अपने क्लाइंट पे। तो अब हम यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है, एक कॉलम ऐड कर दिया है अपने स्टूडेंट टेबल में चीज़ों को समझने के लिए, फीस का। तो हमने हर एक स्टूडेंट की एक फ़ीस डिफाइन कर दी है। जैसे अंकित की फ़ीस मैंने 3000 रखी है, हर्ष की फ़ीस 3000 रखी है, 3000 3000 3000, और विराट कोहली की फ़ीस 4000 रखी है। बाकी आप इसको कॉलम को नया ऐड कर सकते हो, मैंने बता रखा ऑलरेडी। कॉलम में से रीनेम वगैरह कर सकते हो, डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अब बात करते हैं यार, लेट सपोज आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें कितने रोज़ हैं ये काउंट करना है, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो हम कैसे काउंट करेंगे एग्जैक्टली आप देखते जाओ। हम लिखेंगे सेलेक्ट और यहाँ यूज़ करेंगे काउंट फंक्शन। किसको काउंट करना है, अगर हम नेम्स को काउंट कर लें या आईडीज़ को काउंट कर लें तो हमारा काम हो जाए। कितनी आईडीज़ है, जितनी आईडीज़ होंगी उतने ही तो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे किस टेबल से काउंट करना है तो हम लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये क्या करेगा, इसने काउंट आईडी बता दी हमें कि हमारी काउंट आईडी है 6। इसका मतलब कि हमारे पास पूरे टेबल में 6 स्टूडेंट है, ठीक है। उसके साथ आप एलियास भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे यूज़ करना था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट काउंट एंटर। सो आपके पास एलियास आ गया। तो एग्जैक्टली इस तरह से आप एलियास भी यूज़ कर सकते हो टेम्परेरी डेटा या टेम्परेरी नेम को चेंज करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यार, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ सारे स्टूडेंट को काउंट कर लो। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि यार हमें वो सारे स्टूडेंट चाहिए जो दिल्ली से हों, समझ गए, दिल्ली से भी हों। तो हम एग्जैक्टली या हमें काउंट करना है, हमें वो सारे स्टूडेंट चाहिए जो या दिल्ली से कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली यहाँ पे एक वेयर कंडीशन लगा देंगे, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली कर देंगे। ये सब चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेयर कंडीशन में। तो आप देख सकते हो दिल्ली से हमारे पास सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं। इवन अगर हम लखनऊ से देखना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास लखनऊ से कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 स्टूडेंट है सिर्फ लखनऊ से। और मुंबई से कितने स्टूडेंट है भाई, हम लोग मुंबई से देख लेते हैं, तो मुंबई से भी 2 स्टूडेंट है। तो ऐसा करके आप निकाल सकते हो टोटल हमारे पास 6 स्टूडेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है। एंड हमारे पास यहाँ पे दिल्ली से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 स्टूडेंट है, क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखी है। लखनऊ से सिर्फ 1 स्टूडेंट है एंड मुंबई से हमारे सिर्फ 2 स्टूडेंट है। इस तरह से हम काउंट यूज़ करेंगे। तो हमने सिर्फ आईडीज़ को काउंट कर लिया। इसी तरह आप नेम को काउंट कर सकते हो। काउंट के अंदर जो भी कॉलम दोगे वो वाला कॉलम क्या करेगा, काउंट हो जाएगा। कहने के बाद काउंट एक्चुअली रो हो रहा है, बस हमने सिंपली यहाँ कॉलम्स पास किया है। इसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं एवरेज या सम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इतने सारे स्टूडेंट हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट हैं, आपको निकालने की हमारे पास टोटल फीस कितनी आ रही है इन स्टूडेंट से। दैट मीन्स हमारे पास पूरे फीस को टोटल करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सम यूज़ कर सकते हैं, सम फंक्शन। और हमें कौन से कॉलम को ऐड करना है, हमें ऐड करना है फीस को फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने कोई भी कंडीशन नहीं लगाया, वेयर क्लॉज नहीं लगाया, इसका मतलब कोई भी कंडीशन नहीं लगाया। और अगर हमें कंडीशन नहीं लगाया तो भैया सीधा सीधा रिकॉर्ड मिलेगा कि हमारे पास 20000 फीस है। आप देख सकते हो 4 4 8 ये हो गया और 12 ये 8 20,000 फीस आ रही है। आप एलियास भी यूज़ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एलियास कैसे यूज़ करना चाह रहे हो। मैंने बता दिया, आप यहाँ लिख सकते हो कि टोटल फीस। तो हमारे पास टोटल फीस 20,000 आ रही है। तो ये सम क्या कर रहा है, इस कॉलम के जितनी भी रोज हैं उनको सम कर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारे सबका सम ही निकालो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ भी कंडीशन लगा सकते हो। कंडीशन का मतलब कि यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हो वेयर क्लॉज। आपको निकालना कि हमारे पास दिल्ली से कितने बच्चे हैं, उनकी टोटल फीस क्या है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा दो, वेयर सिटी इक्वल टू
दिल्ली, सॉरी दिल्ली एच। तो हमारे पास दिल्ली वाले स्टूडेंट की 8,000 फीस है। अब ये तब यूज़ होगा जब आपके पास ज़्यादा डेटा होगा। अभी हमारे पास तो ज़्यादा डेटा है नहीं, सो इसीलिए आपको बहुत आसान लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हम देख के बता देंगे, बट ऐसा नहीं है गाइस। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। सपोज आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या किसी भी एडटेक कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, तो वहाँ पे ऐसा तो होता नहीं कि यार 1 ही 2 ही 10 ही बच्चे हों। वहाँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, मान लो 5 लाख 10 लाख ऐसे करके इतने स्टूडेंट्स होते हैं। तो उस केस में आपको ये क्वेरी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ऐसे क्वेरीज बनाना आप सीख सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी तरह हम एवरेज निकाल सकते हैं। अगर हमें निकालनी एवरेज फीस कितनी होगी, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं ABG एंड यहाँ पे हम एवरेज फीस निकाल सकते हैं किसकी, फीस वाले कॉलम की, फ्रॉम स्टूडेंट। तो एक बच्चे के लिए एवरेज फीस है वो एग्जैक्टली हमारी 33,303 रुपये है। 3,333 रुपये है, 0.33 पैसे। तो इतनी फीस जो है हमारी है वो एवरेज फीस है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे आप इसी तरह एवरेज निकाल सकते हो, या आप देख सकते हो यार लखनऊ वाले बच्चों का कितना एवरेज फीस है, दिल्ली वाले बच्चों का कितना एवरेज फीस है, ऐसा करके आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं फंक्शंस को। तो ये है बेसिकली एवरेज निकालने के लिए, एंड ये है हमारा सम निकालने के लिए, एंड ये हमारा काउंट द रोज करने के लिए, काउंट द रोज करने के लिए, ठीक है। और ये है फाइंड आउट द एवरेज, फाइंड द एवरेज, ठीक है। और ये है फाइंड द सम, फाइंड द नॉट फाइंड, फाइंड द सम। तो ये 3 फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। फंक्शंस ठीक है। अब बात आती है कि सिर्फ क्या ये तीन ही फंक्शन है? जी नहीं, ऐसे MySQL में n नंबर ऑफ फंक्शंस हैं और उनका यूसेज भी अलग अलग है। तो आप गूगल पे जा सकते हो, वहाँ पे कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस हैं। बट यहाँ पे कुछ फंक्शंस हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।